हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक्सरसाइज पार्ट 3 की। बेटे जिससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 तक की कहानी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज शुरू करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21 एंड लेट्स सी कि इसको आज खत्म ही कर दिया जाए, है ना। तो बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी इस चीज की। तो हमेशा की तरह जो आपसे मैं बोलता हूं कि भाई आपको फॉलो करना है वो इस बार भी फॉलो करोगे, मतलब पेन और पेपर लेके बैठे हो ना तुम लोग, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करोगे ना उसको, पक्का। चलिए भाई तो शुरू करते हैं कहानी को फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21 एंड द क्वेश्चन इज देयर इज अ बैरोमीटर एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड विद द ट्यूब हैविंग द रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर। कोई बैरोमीटर जिसका जो ट्यूब है उसका रेडियस 1 मिलीमीटर आपको दे दिया गया है। Assume that the surface of the mercury in the tube is spherical in shape। जो भी मर्क्यूरी है ट्यूब में वो spherical shape में आ रही है। If the atmospheric pressure is equal to 76 centimeter of mercury, what will be the height raised in the barometer tube? Given that the contact angle of the mercury with the glass is 135 degree, surface tension of the mercury is 0.465, density of the mercury is 13600 kg per meter cube। बड़ा ही सिंपल सा सवाल दे दिया आप लोगों को ज़ूरिन्स लॉ के हिसाब से। वो वाला फॉर्मूला याद है हम लोगों को ना, वो 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो। ओहो मैंने तो बता दिया तुम्हें फॉर्मूला, चलो फिर भी ट्राई तो करो, कैलकुलेशन आना जरूरी है। देखो भाई क्या आंसर बन सकता है इसमें सोचो जरा, विचार करो। किया विचार? मैं करवाऊं विचार अब तुमसे कैसे करना है इसको सॉल्व। तो भाई मैं क्या कहता हूं कि जब भी आप ऐसे सवालों को सॉल्व करें तो एक फॉर्मूला हमें पता है कि भैया हाइट रेज पूछ रहा है, व्हाट विल बी द हाइट रेज्ड इन द बैरोमीटर। तो साहब जो हाइट रेज होगी इट इज गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, राइट। बहुत बढ़िया साहब। सरफेस टेंशन मर्क्यूरी के लिए वैसे तो हमें याद हो जाना चाहिए अब तो 0.465 होता है cos ऑफ 135। बेटा पहली बात तो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, नेगेटिव साइन आने वाला है तो समझदार तुम लोग, ठीक है। डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी इज गिवन टू बी 13600। रेडियस जो है यहां पे आप देख सकते हो 1 मिलीमीटर का है, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इट कम्स आउट बी 10 की पावर माइनस का 3 मीटर और जी का वैल्यू हमने 10 ले लिया, राइट। ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट 1 2 3 0 से 3 0 खत्म हो गए बेटा। ये देखो 0 0 0, 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस का 3 कैंसिल आउट हो गया आपस में। cos 135 को कैसे लिखा जाता है तो साहब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 0.465 डिवाइडेड बाय 136 मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ 135। सर 135 डिग्री की बात करें सो अगर मैं देखूं तो ये 120 डिग्री से तो ज्यादा है ना। पहली चीज तो आंसर जो भी आएगा वो नेगेटिव आएगा। हाँ सर बिल्कुल आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंडली cos ऑफ 120 डिग्री, बेटा जब आप cos ऑफ 120 डिग्री निकालते हो तो आई थिंक ये बनता है 0.5 माइनस के साथ में, ठीक है। तो cos ऑफ 120 डिग्री करते हो तो माइनस का 0.5 आपको मिलता है। अरे ऐसे बनता है ना 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हो, है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया। cos ऑफ 90 प्लस 30 डिग्री साइन ऑफ 30 0.5 होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो इसलिए नेगेटिव का साइन, राइट राइट राइट। समझ गए हम लोग, है ना। तो यहां पे द एंगल इज 135 डिग्री एंड 135 वी नो बेटर कि 120 डिग्री से तो ज्यादा ही होता है भाई। यहां पे 135 डिग्री 120 से ज्यादा है और जब ये 120 से ज्यादा है तो जो वैल्यू आएगी वो भी ज्यादा ही आएगी। क्यों भाई? सही बात है ना। सोचो ना, एंगल बढ़ रहा है तो उसकी वैल्यू को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। 90 डिग्री से आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री से आगे की बात कर रहे हैं हम लोग। तो cos 90 0 होता है, फिर 180 पे आते हो तो 1 होता है। तो 90 से जब 180 की तरफ जाओगे तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बेटा। जब 90 से लेके, अच्छा नेगेटिव में इंक्रीज होना अल्टीमेटली डिक्रीज होना ही कहते हैं उसको। मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं इसको, मुझे पता है ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकती है, डाउट आ सकता है। यहां पे 90 डिग्री है बेटा और यहां पे 180 डिग्री है, ठीक है। हम चल रहे हैं 90 डिग्री से 180 डिग्री यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। यहां पे cos की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव आएगी, पहली बात तो बहुत बढ़िया। अब सोचो ना cos 90 कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो cos 90 की जो वैल्यू है वो है 0 और यहां पे cos 180 की जो वैल्यू है वो है माइनस का 1। तो बेसिकली 0 से लेके -1 जा रहे हो तो अल्टीमेटली डिक्रीज ही हो रहा है वो। ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए माइनस को बाहर निकाल के रख दें, जस्ट मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पे बात करूं
तो यहां पे 0, यहां पे 1, सोचो ना, माइनस को निकाल के साइड में रख दिया। मैं समझ चुका हूं कि भाई नेगेटिव में जा रहे हैं हम लोग, नेगेटिव में जाना मतलब ओवरऑल हम डिक्रीज ही कर रहे हैं, ठीक है, तो ओवरऑल डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप देखो अगर इस न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करूं तो 0 से लेके 1 तक जा रहे हो, तो cos 120 पे अगर 0.5 आ रहा है माइनस का, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी 135 डिग्री पे, ये क्या है बेटा 120 डिग्री पे, यहां पे आया 120 डिग्री, यहां पे कोई आएगा 135 डिग्री, तो 135 डिग्री पे जो भी वैल्यू आएगी वो 0.5 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। इट इज योर 0.76 बेटा, थोड़ी सी ज्यादा मतलब 0.76 के लगभग हमने इसको कंसीडर किया। ऑल्दो हम पहले भी कुछ सवालों में इन बातों को चर्चा में ले चुके हैं, पर ठीक है यार। अब तुम भी समझदार हो कि 0.5 नेगेटिव का ऐसे, अच्छा सुनो, अगर आप बात करोगे 0.5 की तो 0.5 छोटा होता है 0.76 से, लेकिन अगर मैं माइनस का 0.5 की बात करूं तो इट इज ग्रेटर देन माइनस का 0.76। ये तो जानते हो ना तुम लोग, जानते हैं ना ये वाली बातें कि 0.5 जो है 0.76 से छोटा होता है, लेकिन अगर माइनस के 0.5 की बात करें तो माइनस ऑफ 0.76 से वो बड़ा होता है। तो भाई 135 डिग्री पे वैल्यू जो है वो ओवरऑल वैल्यू छोटी हो चुकी है क्योंकि नेगेटिव में चल रही थी कहानी। सो cos ऑफ 135 इज माइनस का 0.76 ले लिया मैंने, जस्ट काम आसान हो जाएगा थोड़ा, और थोड़ी बहुत वैल्यूज याद है क्योंकि हमने पहले भी सवाल किए हुए हैं इसके, ठीक है, राइट सर, बहुत बढ़िया। तो ये सारे जो एस्टिमेशंस होते हैं वो आपको लगाने पड़ेंगे बेटा, थोड़ा सा जो वैल्यूज हमें नोन है उन नोन वैल्यूज से रिलेट करते हुए चीजों का आप आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो ये कितना बनेगा 230, इसको सॉल्व कर लिया यहां पे। तो हाइट जो बन रही है, पहली बात तो नेगेटिव में आ रही है बेटा, नेगेटिव हाइट मतलब डिप्रेशन होगा उसमें, नेगेटिव हाइट मतलब डिप्रेशन होगा। लास्ट टाइम पे भी जब हम पिछले सेशन की बात करें वहां पे भी ऐसी डिस्कशंस हो चुकी है कि नेगेटिव साइन आ रहा है, एंड नेगेटिव साइन यही शो करता है कि जो लेवल है वो डिक्रीज हुआ है बेसिकली, ठीक है। सो इसको सॉल्व करा, पॉइंट हटा देते हैं, तो 3 0 यहां पे लगा दिए, एंड 5 2 10, 6 2 12 एंड 230, सॉरी कितना बनेगा 465, 930 बनेगा ये, है ना, 930 बनने वाला है, 6 2 12 एक 13, 4 2 9, तो 930 मल्टीप्लाई बाय 0.76 डिवाइडेड बाय 13600, 0 एक 0 से 0 ये भी खत्म कर दीजिए, पॉइंट लगाया, 2 0 और आ गए। भाई पॉइंट हटाने से ये 0 आ रहे हैं, सिर्फ डेसिमल हटाते हैं तो 0 आता है। सो 93 मल्टीप्लाई बाय 76 करना पड़ेगा हम लोगों को, ये भी कैलकुलेट करो यार। कैलकुलेशंस को लेके मक्कारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि देखो एग्जाम में कोई कैलकुलेटर हमें नहीं मिलने वाला, ठीक है। 6 3 18 होते हैं साहब, और 9 6 54 55 हो जाता है, 7 3 21 और 7 9 63 एंड 2 65 हो जाएगा सब, ये 6 5 इट इज गिवन बाय 7068। तो माइनस का 7068 डिवाइड बाय 136 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। भाई ये 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा माइनस का 4। नाउ लेट्स सॉल्व इट पार्ट, सॉल्व दिस पार्ट बेटा जी। इसको सॉल्व करा तो वी गॉट द वैल्यू, पहले तो 2 से काट देते सर इसको, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 4 8, 2 3 6, 2 4 8 एंड 2 1 2, 2 7 14, 2 6 12 एंड 2 7 14। चलिए भाई, तो अल्टीमेटली 1767 डिवाइड बाय 34, 1767 डिवाइड बाय 34। भाई 34 को मैं कितने से काटूं, 5 से काट दे क्या, तो 5 से काटने पे 5 4 20, 170 बनता है ना, 6 और ये 7 आ जाएगा बेटा। 34 को 2 से करें तो 68 आता है, 34 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68 आता है। मक्कारी कर लो भाई थोड़ी देर के लिए, मक्कारी कर ली मैंने और थोड़ी देर के लिए अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। अप्रोक्सीमेशन में चलने दो कहानी को, क्योंकि आप क्या करोगे 34 1 जा 34 लगाओगे, फिर 8 या फिर 9 से मल्टीप्लाई करके फिर से काटोगे, तो आपकी वैल्यू बनेगी 51518। यार एक बात बताओ, 51.8 को क्या मैं अप्रोक्सीमेटली 52 नहीं लिख सकता हूं? ठीक है, अगर आप यहां पे 34 1 जा 34 करके सॉल्व करोगे ओवरऑल तो 51.8 या फिर 51.9 ऐसा कुछ बनेगा। भाई जिसका फिर से राउंड ऑफ करोगे तो 52 आ जाएगा। तो जब ज्यादा डिफरेंस नहीं देख रहा तो सीधा 52 से काट दो। मक्कारी से कोई तो कहते हैं यार इट कम्स आउट बी माइनस का 52 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। नेगेटिव साइन शो करता है डिप्रेशन को। बेटा इट इज योर माइनस का 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। इसको चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो या फिर 0.52 सेंटीमीटर लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो माइनस का 5.2 मिलीमीटर।
देख लेना किसके फॉर्मेट में आंसर हमें दे रखा होता है। ठीक है, आपको यह चेक करना पड़ेगा किस फॉर्मेट में हमें आंसर दे रखा है, क्या वो मिलीमीटर के फॉर्म में है, क्या वो सेंटीमीटर के फॉर्मेट में है, उसके हिसाब से अपने आंसर्स को टिक करेंगे। लेकिन तुम्हें पता है इस सवाल में क्या पूछा था? उसने पूछा है व्हाट विल बी द हाइट रेज्ड इन द बैरोमीटर। साहब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। मेरे बच्चे एक बात बताओ मुझे, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी जब हम बोलते हैं तो ये 76 सेंटीमीटर क्या है? अगर हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो व्हाट इज दिस 76? दिस इज द हाइट रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब या बैरोमीटर ट्यूब बोल लूं मैं। 76 सेंटीमीटर इज द हाइट रेज्ड इन द ट्यूब। लेकिन साहब बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी यहां पे कुछ डिक्रीज हुआ है कैपिलरी ट्यूब में, सो व्हाट विल बी द नेट हाइट रेज्ड? तो मैंने बोला नेट हाइट रेज्ड will be given by 76 सेंटीमीटर माइनस का 0.52 सेंटीमीटर। भाई सेंटीमीटर वाले को ही सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग दिस पार्ट 76.00 माइनस का 0.52, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 5 गया 4, 6 का इधर उतर जाएगा 5 और यह जाएगा 75.48, है ना भाई। अब देखो क्या होता है ना, कैलकुलेशन में थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। हो सकता है जो कैलकुलेशन मैंने किया बुक में कुछ अलग फॉर्मेट से कैलकुलेशन किया हो, तो उनके आंसर्स में पॉइंट का वेरिएशन आ सकता है। हो सकता है cos 135 की वैल्यू मैंने जो ली है बुक वालों ने कोई और वैल्यू ली हो। सी एग्जैक्ट वैल्यूज, अब कितने एंगल्स के लिए वैल्यू याद रखोगे? cos 135 याद रख लोगे, कल को कोई और एंगल दे दिया फिर क्या करेंगे भाई, है ना। तो क्या होता है कि ये जो ऐसे एंगल्स आते हैं ना, ये हमारे लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाते हैं सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे एंगल से बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा एस्टिमेशन लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। दूसरी चीज क्या होता है, बुक वाले जब इसको सॉल्व करते हैं तो उनके पास कैलकुलेटर होता है, वो कटाकट सॉल्व करने के बाद एग्जैक्ट आंसर्स निकाल के रख देते हैं। बट सिंस वी डोंट हैव द कैलकुलेटर, तो ये हमारी मेहनत है भाई, ये सामने सामने दिख रही है हमारी मेहनत। तो भाई जब आप अपनी मेहनत लगाओगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा उससे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन से कभी घबराना मत, क्योंकि भाई देखो आप उसको सॉल्व करोगे, ह्यूमन एरर आ सकता है, हो सकता है थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाए कैलकुलेशन में, दैट्स ओके, चलेगा, इतना सब समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर परेशान मत होइएगा, ये छापने वाली बातें हैं, इसको छाप लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे हमारा समाप्त होता है, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट? या दिस इज द फाइनल आंसर 75.48, ठीक है। चलिए भाई बेहतरीन, तो ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है देयर इज अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग द रेडियस ऑफ 0.5 मिलीमीटर, इट इज डिप्ड वर्टिकली इन अ पॉट ऑफ वाटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर ऑफ द वाटर इन द ट्यूब 5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई सरफेस से 5 सेंटीमीटर नीचे। अब देखो कैपिलरी ट्यूब को पानी में डिप किया है, कॉन्टैक्ट एंगल कॉनकेव शेप में बनने वाला है, सॉरी मेनिस्कस जो बनेगा, मेनिस्कस बनता है कॉनकेव शेप का। तो सपोज दिस इज द ट्यूब, दिस इज द मेनिस्कस, और यहां से ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर नीचे मुझे एक पॉइंट दे रखा है। इस पॉइंट पे और ये जो सरफेस है, सरफेस और इस पॉइंट के बीच में प्रेशर का जो भी डिफरेंस आ रहा है वो मुझे बताना है। इस पॉइंट पे प्रेशर और इधर जो पॉइंट है प्रेशर, इनमें प्रेशर का डिफरेंस कितना होगा वो मुझे बताना है। ठीक है, सो गिवन दैट द रेडियस ऑफ दिस पार्ट इज टू बी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है साहब, 0.5 मिलीमीटर है, ये दे दिया है। सरफेस टेंशन इज ऑल्सो गिवन टू अस 0.075, ठीक है, 0.075 इज द सरफेस टेंशन। सारी बातें दे रखी है, प्रेशर डिफरेंस निकालना बहुत अच्छे से आता है हम लोगों को। ट्राई तो करके देखो क्या बात बनती है, देखें तो सही एक बार। किया ट्राई, कुछ बात बन रही है, कुछ दिमाग में चला, कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसको। मेरा दिमाग मुझसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, कि साहब पहले तो इधर देखो प्रेशर का वेरिएशन इधर भी होगा, है ना, यहां से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहां से लगेगा कोई इनसाइड प्रेशर। अब क्या होता है ना कि साहब अगर यहां पे इसका स्फेयर कंप्लीट करने के लिए बैठ जाए
तो मुझे पता चलता है कि यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस इनसाइड प्रेशर से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि हम अगर इस बबल को कंसीडर करें, है ना, तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा बेटा, जिसमें दिस इज द PO, दिस इज द PI, एंड अकॉर्डिंग टू दिस PO माइनस PI इक्वल्स टू 2T/R होता है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि देखो अभी एक बबल ऐसा बना जिसमें यहां पे वाटर, एक बबल ऐसा बना जिसमें यहां पे वाटर और अंदर एयर है, एक ही साइड से सरफेस टेंशन एक्सपीरियंस होगा एंड दैट इज गिवन बाय 2T/R हो गया। चलिए भाई बहुत बढ़िया साहब, अभी इस बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से ज्यादा होगा, सिर्फ इस बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो और कुछ नहीं, है ना। इसके हिसाब से अंदर का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बाहर वाले से, पर वो कुछ ज्यादा ही ज्यादा हो जाएगा। मतलब ऐसा भी नहीं कि सब PO PI के बराबर होंगे, ना 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 ना, ऐसा नहीं करते, है ना, वो बराबर भी नहीं है। मतलब ये जो PO है इसका कुछ पार्ट, PO का कुछ पार्ट PI को संभाल लेगा, बचा हुआ पार्ट यहां पे प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने में काम आ जाएगा। यानी कि यहां पे अंदर की बाहर की तरफ से प्रेशर जो PO था और अंदर की तरफ से प्रेशर PI था, तो PO PI से बड़ा हो गया बेटा। इस बबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आप देख सकते हो PO माइनस PI करके 2T/R आ रहा है, यानी कि PO का कुछ पार्ट इस PI को बैलेंस कर रहा है, बचा हुआ पार्ट हमारे यूज आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस निकालने के। तो कितना बचा हुआ पार्ट है PO का जो हमारे काम आ सकता है, तो सर PO में से PI को माइनस किया, सो दिस इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द PO। भाई एक बार बताओ, PO बड़ा है PI से? बिल्कुल बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा वो हमें डिफरेंस निकाल के पता चलता है। और क्या डिफरेंस आपको यह भी बताता है कि साहब PO में से PI को निकाल दिया जाए तो बचती है ये वैल्यू, यानी कि PO का इतना सा पार्ट बच जाता है, बाकी का पार्ट जो है वो PI को बैलेंस करने में लगा गया। क्योंकि अगर PO PI बराबर होते तो डिफरेंस जीरो आता, PO PI अगर बराबर होते तो डिफरेंस जीरो रहता। मतलब कि इसका कुछ पार्ट इसको बैलेंस कर रहा है, बाकी का पार्ट हमारे काम आएगा प्रेशर डिफरेंस निकालने में। तो हमने बोला कि यहां पे पहले पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, पहले पॉइंट पे प्रेशर आएगा 2T/R, सिर्फ इतना सा। हां, पहले पॉइंट पे जो प्रेशर रहेगा दैट इज गिवन बाय 2T/R, जो कि एक्सेस प्रेशर आप बोलते थे। क्योंकि सर देखो PO का कुछ पार्ट PI को खत्म करने में लगा हुआ है, बचा हुआ पार्ट हमारे काम आ रहा है, तो ये रहा बचा हुआ पार्ट। भाई तुम्हें 100 रुपए दे दिए जाए, उसमें से तुम 50 रुपए किसी को दे दो, तो तुम्हारे पास कितने बचे हुए? सर 50 हमने किसी को दिए, किसी से बैलेंस करने में दे दिया उसको, तो बचे हुए जो हमारे पास वो अब हमारे काम आएगा। तो यहां पे भी तो यही कहानी है बेटा, है ना। तो ये हमारे पास P1 आ गया। P2 पे जो प्रेशर होगा वो आप समझते हो ρgh के बराबर होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू सरफेस टेंशन 0.075 डिवाइडेड बाय, बेटा जी यहां पे इसका रेडियस होगा 0.5 इंटू मिलीमीटर है 10 की पावर माइनस का 3 लगा दीजिएगा, ठीक है। सॉल्व किया जाए इसको तो कितना बनेगा, पॉइंट हटा दिया, चलिए भाई 150 डिवाइडेड बाय 0.5, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो, ये 300 बनेगा बेटा, है ना। सो P1 आता है 300, P1 आता है 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली P2 की बात करें तो भैया यहां पे प्रेशर होता है ρgh के बराबर। क्या है, पानी है, पानी है तो भैया डेंसिटी होती है 1000 और G का वैल्यू होता है 10। और बेटा कितनी हाइट पे आए हो, 5 सेंटीमीटर। प्रेशर ऑफ द वाटर इन द ट्यूब 5 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, सरफेस से 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी हाइट की जगह लिखा जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। भाई 2 0 से ये खत्म, कहानी बन जाएगी 500 न्यूटन मीटर स्क्वायर की। दिस इज योर P2। भाई कितना प्रेशर ज्यादा है यहां पे, यही तो पूछा है। You find the difference between the pressure of the water in the tube 5 centimeter below the surface and the atmospheric pressure। सर atmospheric pressure PO, उसका कुछ पार्ट PI को बैलेंस करने में निकल गया, बचा हुआ हमारे काम आएगा, तो बचा हुआ वो था जो हमने यूज कर लिया। एंड नाउ द प्रेशर डिफरेंस इज गिवन बाय P2 माइनस का P1। सॉल्व करो बेटा, 500 माइनस का 300 दैट विल बी इक्वल्स टू 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये है कहानी आपके पास प्रेशर डिफरेंस की, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ लोग यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा देंगे, मैं जानता हूं ना, मैं जानता हूं कुछ लोग डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाएंगे यहां पे, बोलेंगे साहब यहां पे लिख दो ना 10 की पावर 5, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 लगा देंगे कुछ लोग, वो गलती होती है बेटा। अभी आपको यहां पे इसका कहानी भी पता है सरफेस टेंशन की, तो वो कहानी को भी कंसीडर करना है।
इससे पहले जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते थे तो वहां पे हम नहीं जानते थे सरफेस टेंशन क्या होता है, लेकिन जब आज सरफेस टेंशन का ज्ञान हो चुका है तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहां पे सरफेस टेंशन को भी कंसीडर करना। और जब उन्होंने सरफेस टेंशन वगैरह दे दी है तो कोई वजह तो होगी। ऊपर से आज तक क्या कभी बैरोमीटर में रेडियस ऑफ द ट्यूब दिया था क्या? नहीं दिया, तो उसने ट्यूब का रेडियस भी दे दिया। मतलब समझो वो आपसे यही काम करवाना चाहता है, वो आपसे ये वाला काम करवाना चाहता था, तभी तो वो डेटा दे रहा है आपको, समझो। हाँ, कभी कभार सर ऐसा भी होता है कि डेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, तो बेटा कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ एक डेटा देगा, इतने सारे डेटा थोड़ी दे देगा वो। यहां पे ट्यूब का रेडियस भी दे दिया, सरफेस टेंशन भी दे दिया, या तो आपको हो सकता है सरफेस टेंशन दे देता, रेडियस ऑफ द ट्यूब देता ही नहीं, तो फिर सोचने वाली बात है कि नहीं यार, जब रेडियस ऑफ द ट्यूब ही नहीं दिया तो मैं एक्सेस प्रेशर का कैसे फाइंड आउट करूंगा पार्ट। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वो क्या आपसे पूछना चाहता है, उस केस में आपको उसकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, जैसा कि हमने यहां पे इसको समझा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 22। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ आ रही होगी। छापना शुरू कर दीजिए। दिस इज द राइट एंड फाइनल आंसर, 200 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। हो गया बेटा जी? कर लिया नोट सभी ने? पक्का? चलिए भाई आगे बढ़े क्या अगले सवाल की ओर? आओ भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ द वाटर कैप्ड इन अ सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, सरफेस टेंशन इज गिवन टू अस। हलवा सा सवाल, तुच्छ सा सवाल दे दिया हम लोगों को। सरफेस एनर्जी पूछी है और यहां पे देखो सिलेंड्रिकल वेसल में रखा है जिसका रेडियस दे दिया और सरफेस टेंशन भी दे दिया। सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना? तो लगा दो जल्दी से और बता दो क्या है आंसर इसका। सोच लिया? लगा लिया दिमाग? साहब मुझे क्या लगता है कि जब हम ऐसी बातें कर रहे थे तो सरफेस एनर्जी इज गिवन बाय बेसिकली द सरफेस टेंशन इनटू एरिया। सरफेस टेंशन इज टू बी 0.075। मतलब एक बात तो मुझे समझ आ गई कि सर वाटर के लिए होगा इट इज 0.075, मर्क्यूरी के लिए होगा इट इज 0.465। मुझे याद होगी वैल्यूज अभी, है ना? तो आगे काम आने वाली है सारी बातें, इसलिए याद रखना। भाई देखो कहां रखा है इसको? सिलेंड्रिकल वेसल में रखा गया है। व्हाट अबाउट द एरिया? इसको सिलेंड्रिकल वेसल में रखा है। व्हाट अबाउट द एरिया? साहब एरिया कितना होगा सिलेंड्रिकल वेसल में अगर रखा जाएगा तो? यार एक बात बताओ, इफ दिस इज द सिलेंड्रिकल वेसल तो यहां पे ये कुछ इस टाइप से पार्ट बनाएगा एंड दिस इज द एरिया। आई थिंक इट इज पाई आर का स्क्वायर बेटा जी, सर्कल की तरह दिख रहा है आपको। तो एरिया जो कॉन्टेक्ट में है इट इज इन द फॉर्म ऑफ द सर्कल, तो इट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। 0.075 मल्टीप्लाई बाय पाई इंटू, बच्चा रेडियस की बातें कर ले, रेडियस 6 सेंटीमीटर का है तो 6/100 मीटर में कन्वर्ट कर दिया का स्क्वायर। भाई मीटर में कन्वर्ट कर दिया सेंटीमीटर को। ठीक है सर, 0.075 यानी कि पॉइंट हटा देते हैं, अपॉन में 1000 लगा लेते हैं, अभी काम आ जाएगा आगे। पाई की जगह 3.14 लगा लेते हैं, 6 6 36 होते हैं, अपॉन 10 की पावर 4 लगा लेते हैं बेटा। इसको सॉल्व करेंगे, 36 को मल्टीप्लाई करते हैं 75 से, तो 75 36 6 5 30 7 6 42 43 44 45। नाउ इट इज गिवन बाय 5 3 15 7 3 21 22, 4 3 7 होते हैं, ये 2700 बनता है बेटा। इसको 3.14 से, चलो मैं एक काम करता हूं, थोड़ी सी मक्कारी कर लेता हूं, सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 7 3 21 3 2 6 7 8 8100 आ रहा है बेटा। थोड़ी सी राउंड ऑफ कर लिया, राउंड ऑफ करने के बाद इट कम्स आउट बी लाइक 8100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। 2 0 से 2 0 मर जाएगा, इट इज गिवन बाय 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल। वैसे तो 3.14 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बट आपने थोड़ी सी मक्कारी करके इसको क्या किया, थोड़ी सी मक्कारी करके आपने राउंड ऑफ कर दिया इसका, है ना? सो राउंड ऑफ करने के बाद इट विल बी लाइक 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 जूल आंसर बन जाएगा। वैसे 3.14 से करोगे तो कर लेते भाई 2700 मल्टीप्लाई बाय 3.14। वैसे ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, जस्ट मैं प्रमाण दे देता हूं इस सवाल में। 0 0 7 4 28 4 9 10 0 0 7 2 0 0 7 3 21 3 2 6 7 8 8 7 2 5
सॉरी 4 और ये 8, 2 के बाद 0, 2 के बाद 0, ठीक है। सो इट इज गिवन बाय 8478 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। लो बेटा जी 8.478 10 की पावर माइनस का 4। अगर मैं पाई को, अभी तो मैंने क्या किया 3 ले लिया था, पाई को मैंने 3 ले लिया तो मेरा अप्रोक्सीमेशन में आंसर आया था, लेकिन अगर पाई को 3.14 लूं तो ये वाला आंसर बनता है 8.478 10 की पावर माइनस का 4 जूल। भाई अब देखो भाई ऑप्शंस अगर करीब करीब हैं तो फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए इसमें ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं आप लोगों को कि पहला ऑप्शन दे दिया जाता 7.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, दूसरा ऑप्शन दे देता 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तीसरा ऑप्शन दे देता बेटा 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, और चौथा ऑप्शन देता 8.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अब क्या होता है, समस्या हो जाती है भाई, है ना, है ना भाई, समस्या हो गई क्योंकि सारे ऑप्शंस करीब करीब है, मक्कारी करोगे तो फंस जाओगे। तुम्हारे हिसाब से आंसर 8.2 होना चाहिए था, लेकिन आंसर वो कहता है 8.478, यानी कि ये 8.4 के लगभग आएगा। मेरी बात को समझ रहे हो तुम लोग? तो आंसर में वेरिएशन आ जाते हो उससे। तो ये जो मक्कारी करते हो ना 3.14 को 3 लिख दिया, ये तभी करना जब आंसर में वेरिएशंस आ जाएं। जैसे कि मान लो यहां पे मान लो ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए होते आपको 7.9 के बाद 8.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, 6.3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 एंड 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। अरे सर आराम से कुछ भी लिख लो। अब भले ही तुम्हारा ऑप्शन 8.1 आ रहा है, सॉल्विंग के बाद 8.1 आ रहा है, लेकिन तुम समझ गए हो कि 8.5 ही हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शंस में गैप है, क्योंकि इस बार ये गैप हमें बताता है कि भाई ठीक है ना, चलो गैप में यहां पे भी कोई और ऑप्शन ले लेते ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। तो आपको पता चलता रहेगा कि ठीक है भाई गैप है ऑप्शंस में अच्छा खासा, तो मुझे यहां पे कोई समस्या नहीं आएगी। 8.1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 है, तुम जानते हो तुमने मक्कारी करी है, इसलिए तुम्हारा आंसर भी वेरी करेगा। अच्छा सर हमारा आंसर कम है कि ज्यादा है एक्चुअल आंसर से? तो 3.14 बड़ी वैल्यू होती है और आपने लिया था 3 छोटी वैल्यू, तो आपका आंसर जो है वो कम आएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर आपके आंसर से ज्यादा होना चाहिए, तो ज्यादा वाला ऑप्शन बी है, तो इसी पे पता लगा। मतलब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ये आप कैलकुलेशन जब करते जाओगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आती जाएगी। 3.14 3 से बड़ा होता है, लेकिन आपने 3 लिया था, छोटी वैल्यू ली थी, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो एग्जैक्ट आंसर से कम आएगा। तो आपका एग्जैक्ट आंसर 8.5 होगा मेरे बच्चे, ठीक है। आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा 8.5 होगा। आपका आंसर 8.1 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहां पे 3.14 की जगह 3 लिया था सिर्फ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा थोड़ा सा स्मार्ट वर्क आपको भी करना पड़ेगा, और ये स्मार्ट वर्क हो जाएगा तुमसे। मैं मना नहीं करता हूं कि नहीं कर पाओगे, तुम लोग डेफिनेटली कर लोगे। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी क्वेश्चंस को लेके, तुम इन चीजों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लोगे और कोई समस्या भी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23, इसको जल्दी से छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है भाई हमसे, There is a drop of mercury of radius 2 mm and it splits into the 8 identical drops। बड़ा मजेदार सवाल है। यहां पे find the increase in the surface energy। क्या हुआ कि एक जो मर्क्यूरी का ड्रॉप था जिसका 2 मिलीमीटर का रेडियस था, वो 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो चुका है। सो फाइंड द इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी। ऐसा करने से देखो, जैसे ही बड़ा ड्रॉप स्प्लिट होता है तो यहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने से बेसिकली हम क्या कहेंगे, सरफेस एनर्जी भी इंक्रीज होगी। सो व्हाट इज द इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी? सरफेस टेंशन फॉर द मर्क्यूरी इज गिवन टू बी 0.465 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। करना चाहोगे ट्राई? कर लो, देख लो। इसका रिवर्स हम पहले कर चुके, इसका जो रिवर्स था पहले हम कर चुके, जिसमें 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स थे, नहीं सॉरी 512 थे उसमें, हाँ 512 आइडेंटिकल ड्रॉप्स थे जो कि मिलके एक सिंगल ड्रॉप बने थे। तो वहां पे डिक्रीज इन द सरफेस एनर्जी हमने बताया था। इस बार एक सिंगल ड्रॉप से 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो अब यहां पे इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी बताना है। बड़ा ही शानदार सवाल, जल्दी से खत्म करो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करने में। किया ट्राई सभी ने? पक्का? क्या करेंगे साहब इसमें? सर बड़ी सिंपल सी बातें हैं। क्या होता है कि जो भी मर्क्यूरी है ना, ये लेट अस से दिस इज द सिंगल ड्रॉप ऑफ द मर्क्यूरी हैविंग द रेडियस ऑफ कैपिटल आर सच दैट कैपिटल आर इज ऑफ 2 मिलीमीटर। ये कन्वर्ट हुआ है 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में।
ये कन्वर्ट हुआ 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स में, हो गए 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स। रेडियस ऑफ द सिंगल ड्रॉप इज स्मॉल आर, मुझे नहीं पता वो कितना होता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सिंगल ड्रॉप इज स्मॉल आर। तो एक काम करते हैं, इतने सारे ड्रॉप बनाने से बेहतर है मैं एक सिंगल ड्रॉप बनाता हूं और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसका रेडियस स्मॉल आर मैं फाइंड आउट करूंगा। मैंने क्या किया, एक बड़ा ड्रॉप था, इसको 8 ऐसे छोटे से ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर दिया। सिंगल ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर होगा, तो देखते भाई रेडियस के क्या हाल होने वाले। सेकेंडली द पॉइंट इज कि साहब यहां पे जब ये बड़ा ड्रॉप कन्वर्ट हुआ छोटे ड्रॉप्स में, तो वॉल्यूम जो था उसका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वॉल्यूम तो कंजर्व्ड है भाई। ऐसे केसेस में वॉल्यूम कंजर्वेशन का यूज करके आप कह सकते हो कि इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम सेम रहेगा। सो फ्रॉम वॉल्यूम कंजर्वेशन इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर है। अब सोचो ना यार, मास उतना ही रहेगा, डेंसिटी कभी चेंज नहीं हो रही, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम है। जब मास और डेंसिटी में चेंज नहीं हुआ तो वॉल्यूम कैसे चेंज हो सकता है साहब। तो इनिशियल वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, बेटा फाइनल वॉल्यूम है 8 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। मेरी बात समझ गए, 8 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 8 नंबर है यहां पे, 8 आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, तो 8 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसको। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सॉल्विंग दिस पार्ट तो आपको मिलेगा आर क्यूब इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ द स्मॉल आर क्यूब। सो r इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द स्मॉल r। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट हमारे लिए काम आएगा भी, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सरफेस एनर्जी, जो कि इनिशियल वाली थी। इनिशियल सरफेस एनर्जी की बात करें, इट इज द सरफेस टेंशन इनटू इनिशियल एरिया। फाइनल सरफेस एनर्जी की बात करें, इट इज द सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। तो इंक्रीज जो हुआ होगा, इट इज गिवन बाय increase in surface energy is given by surface energy final minus surface energy initial, T into final area minus T into initial area। बेटा स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, दिस इज द स्फेयर जिसका कोई रेडियस होगा लेट्स से r, इसका सरफेस एरिया जो होता है इट इज गिवन बाय 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। पता है ना आपको, ये कोई स्फेयर है, स्फेयर का सरफेस एरिया गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। तो टेंशन T को कॉमन निकाला मैंने, डेल्टा ऑफ सरफेस एनर्जी, यानी कि इंक्रीज जो आएगा T इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर माइनस का 8 टाइम्स ऑफ 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर। भाई कितने ड्रॉप्स थे, 8 ड्रॉप्स थे। छोड़ना मत, उस नंबर को मत छोड़ना, 8 को मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है साहब। कैपिटल R जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल r होता है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R बाय 2 हम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, थोड़ा सा गलती कर दी हम लोगों ने यहाँ पे। हाँ, फाइनल वाला जो है वो छोटे ड्रॉप्स है, तो 8 इंटू 4 पाई r का स्क्वायर, और इनिशियल वाला सिंगल ड्रॉप था तो 4 पाई r स्क्वायर। सो T इंटू, बेटा जी 4 पाई कॉमन निकाल देते हैं, 8 ऑफ स्मॉल r स्क्वायर माइनस का कैपिटल R स्क्वायर। बेटा जी स्मॉल r को कैपिटल R बाई 2 लिख देते हैं, स्मॉल r को कैपिटल R बाई 2 लिख दिया, तो 4 पाई T 8 इंटू कैपिटल R स्क्वायर बाय 4 माइनस का कैपिटल R स्क्वायर, तो 4 पाई R स्क्वायर इंटू T इज द increase in the surface energy. So increase in the surface energy is given by 4 pi r square into T। कैपिटल R का वैल्यू आपको दे रखा है, पुट कर दीजिए, सरफेस टेंशन गिवन है, पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू भी पता है, पुट कर दीजिए, एंड ऑन सॉल्विंग दिस पार्ट लेट्स सॉल्व इट ऑन द नेक्स्ट पेज। यहां पे आओ जरा, अरे आओ तो सही, देखो तो सही, 4 पाई r स्क्वायर T, मुझे पता है बहुत आलस आता है सर कैलकुलेशन करने में, लेकिन अल्टीमेटली यही तो काम किए। रेडियस 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन की बात करें 0.465, क्योंकि भैया मर्क्यूरी की बात हो रही है, 0.465, ठीक है। सॉल्व किया, मक्कारी कर लें, थोड़ी सी राउंड ऑफ कर लिया। चलिए भाई 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 इंटू, बेटा जी हो जाएगा 465 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, 4 16 3 48 एंड 465 को 48 से मल्टीप्लाई किया। भैया देखो 4 3 12, 12 4 48 मल्टीप्लाई बाय 465 कर रहे हैं।
8 5 40 होते हैं, 8 6 48, 49 50 51 52 हो जाते हैं, 8 5 40, 45 ये हो जाएगा, सॉरी 8 4 36 होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक, 8 4 32, 33 34 35 36 37, 5 4 20, 24 25 26, 16 17 18, so it is given by like 2 2 3 2 into 10 की पावर माइनस का 6 into 10 की पावर माइनस का 3। यार इसको लिख सकते हैं 2.232 into 10 की पावर माइनस का 6। और ये क्या है, क्या फाइंड कर रहे हो हम लोग? सर हम फाइंड कर रहे हैं इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी, तो यूनिट बनेगी जूल में बेटा जी। इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी गिवन बाय 2.2 माइक्रो जूल। राउंड ऑफ कर लेना भाई, राउंड ऑफ करना तो आता है ना, 3 2 का राउंड ऑफ करोगे 3 बनेगा, 2 3 का राउंड ऑफ करोगे 2 बनेगा, तो इट इज गिवन बाय 2.2 माइक्रो जूल। यही आंसर है। इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी इज ऑफ 2.2 माइक्रो जूल। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही है अभी, ठीक है, मेरी बात शायद आपको समझ आ रही हो। देख लो भाई एक बार जल्दी से, छाप लिया क्या तुम लोगों ने? हैं? 1 मिनट रुक जाओ यार, बस मुझे एक चीज देखने दो कि यहां पे शायद मैं एक चीज भूल गया और इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं। जस्ट मुझे माफ करना अगर तुमने छाप लिया हो। यहां पे एक जीरो लगाना भूल गया हम, है ना? हाँ, जीरो लगाना भूल गए थे, है ना? कैलकुलेशन के दौरान थोड़ा सा भावनाओं में बहते हुए चले गए और जीरो को लगाना भूल गए। तो अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज 2232 इंटू 10 की पावर माइनस का 8 हो जाएगा बेटा। ये अब 3 जीरो निकाल दो तो इट विल बी लाइक 2 जीरो निकाल देते हैं। सो 22.32 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 बेटा जूल में चल रही है, बिकॉज हम यहां पे इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी निकालते हैं, ठीक है? तो इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी इज गिवन बाय लाइक 22.32 माइक्रो जूल, ठीक है? हो सकता है आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन रहे, बिकॉज कैलकुलेशन में मक्कारी करी हमने, है ना? जस्ट बिकॉज क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत राउंड ऑफ हमने किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे तो ये 3.14 था, हमने 3 लिख दिया जस्ट कैलकुलेशन आसान करने के लिए। आई नो इट्स अ वेरी बिग ब्लंडर, लेकिन क्या करें भाई, एग्जाम में एक टारगेट ये भी होता है कि कैलकुलेशन हमें फास्ट करनी है और फास्ट कैलकुलेशन के चक्कर में हम थोड़ी बहुत चीजें कर देते हैं। अब मैं बता देता हूं, मैं बता रहा हूं ना, रुको तो सही। क्या ये 3.14 था? बिल्कुल था सर। आपने क्या लिया? 3 लिया, यानी कि आपने छोटी वैल्यू ले ली, तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर से छोटा है। हाँ, 3.14 आपने ली वैल्यू 3, क्या 3 छोटा होता है 3.14 से? तो आपका जो आंसर आया है वो एग्जैक्ट आंसर, यानी कि जो सही आंसर है उससे कम है। तो सही आंसर क्या होगा? तो 22.32 है। थोड़ा सा बढ़ा दो इसको, थोड़ा सा बढ़ा दो, और थोड़ा सा बढ़ा के इसको लाइक 23 कर देता हूं मैं, है ना, राउंड ऑफ में। तो यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो, चलेगा? अरे चलेगा, मान लो मेरी बात को, कर सकते हो इसको भी ऐसे। तो ऐसा करने से आप अपने आंसर के करीब पहुंच जाएंगे। अब किताब में देख लेना तो इसका आंसर शायद इतना ही होगा, आपको मैच में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? बाकी आपके पास तो ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको तो कोई समस्या ही नहीं होगी। और जो न्यूमेरिकल टाइप होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द आंसर्स इंटीजर फॉर्मेट में होते हैं, तो ये तो डेसिमल फॉर्मेट में आंसर्स आता है। तो इसका हो सकता है आपसे राउंड ऑफ पूछ ले, नियरेस्ट 2 तो 22 लिखना, नियरेस्ट पूछेगा तो आप उसके हिसाब से डिफाइन करो, ठीक है? चलिए भाई, तो यहां से छापना शुरू करेंगे इसको, राइट फ्रॉम हियर क्वेश्चन नंबर 24 को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार ये वाली बात आप समझते हो ना कि जब मक्कारी कर रहे हैं तो उसका एग्जैक्ट आंसर भी हमें पता होना चाहिए किस रेंज में आ सकता है वो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मक्कारी करना सिखा रहा हूं, उसको सुधारना भी सिखा रहा हूं, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन आसान करने के लिए आपने थोड़ी सी मक्कारी जरूर की होगी, लेकिन एट द एंड जाके हमने उसको फिर से करेक्ट किया है ना? सो 22.32 था, मैंने बोला भैया हमारा जो आंसर है एग्जैक्ट आंसर से कम आएगा, तो एग्जैक्ट आंसर कुछ 23 के लगभग मैंने ले लिया, तो यह आंसर हो सकता है, ठीक है? सो आई होप ये सारी बातें आपने छाप ली होगी, ठीक है? ये सारी चीजें नोट करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमसे, आओ जरा देखें। There is a capillary tube having the radius of 1 millimeter is kept vertical with the lower end in the water। भाई पानी की बातें हो रही है। Find the height of the water raised in the capillary। पहली चीज आपसे पूछ ली। सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना, कुछ नया पूछ लिया उसने। If the length of the capillary tube is half the answer of part A। अब जो
हाइट राइज हो रहा है वो कितना है बेटा, पहले पार्ट का आधा, पहले पार्ट में जो आंसर आया उसका आधा है, देन फाइंड द एंगल मेड बाय द वाटर सरफेस इन द कैपिलरी विद द वॉल। पहले वाले केस में जो भी आपका आंसर आ रहा है, अगर सेकंड वाले केस में उसकी आधी इज द लेंथ, इन दैट केस फाइंड द एंगल। ठीक है, बड़ा ही शानदार सवाल, मजा आ जाएगा सॉल्व करने पे। और अगर ये वाली चीज आप समझ गए तो अगला सवाल भी आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो देखो तो सही, हाइट वगैरह निकाल लोगे, पानी है, सरफेस टेंशन पानी के लिए कितना लिया जाता है 0.075। भाई यहां पे कांटेक्ट एंगल अभी तो आप कितना ले सकते हो, 0 डिग्री ले लेना। ठीक है, 0 डिग्री ले लेने के बाद अब इसको सॉल्व करोगे, डेंसिटी वगैरह आपको पता होनी चाहिए। और हो गया सॉल्व, किया ट्राई सभी ने? हाँ, कुछ बात बनी इसमें? भाई सिंपल सा फॉर्मूला था पहले वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए, h बराबर करते हैं 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी से, 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। साहब सरफेस टेंशन की बात कर लेते हैं, सो यहां पे 0.075 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 0 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000, जी का वैल्यू मैं 10 ले लेता हूं। व्हाट अबाउट द रेडियस? तो आप देख सकते हो रेडियस इज ऑफ 1 मिलीमीटर। यार ये 1 मिलीमीटर को मीटर में लिखना हो तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर ऐसे लिखा जा सकता है इसको। 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में लिखना है तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। तो इन दैट केस द h इज गिवन टू बी लाइक, कितना बनेगा, ये तो खत्म, ये हटा दिया, 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3, हटाओ लाइक ये बन जाएगा कितना, 1.5 सेंटीमीटर या फिर बोलूं तो 15 मिलीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द हाइट। पहला वाला सॉल्व हुआ हमारा। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि लेंथ अगर पहले वाले का जो आंसर आया उसका हाफ हो जाए तो उस केस में हम व्हाट इज द एंगल। तो बेटा जी यहां पे हाइट को लेंगे h डैश गिवन बाय 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। देखो भाई सरफेस टेंशन में बदलाव नहीं हुआ बट कांटेक्ट एंगल में कुछ चेंजेस आएंगे। तो यहां पे कांटेक्ट एंगल को तो 0 ले लिया था, लेकिन यहां पे कांटेक्ट एंगल कुछ और होगा, थीटा डैश, जो मुझे नहीं पता। यही तो फाइंड आउट करना है हमने, फाइंड द एंगल मेड बाय द वाटर सरफेस इन द कैपिलरी विद द वॉल्स। बेटा जी इस बार जो राइज होगा वो पहले वाले में जो आंसर है h उसका आधा होगा। इस बार जो राइज होने वाला है वो पहले वाले में, क्योंकि इन्होंने बोला द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज हाफ द आंसर ऑफ पार्ट ए, तो डेफिनेटली भाई उसमें जो राइज होगा दैट विल बी हाफ ऑफ द पार्ट ए। तो जो राइज हो रहा है वो है बेटा h/2 का, विच इज गिवन बाय 2 इंटू टी कॉस ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय रो आर जी। या फिर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, कैसे कि सर क्यों ना मैं एक काम कर लूं, ध्यान से देखना भी मजा आ जाएगा। कॉस थीटा डैश को लिख देता हूं h डैश इंटू रो आर जी डिवाइडेड बाय 2t। और मेरे बच्चे मुझे बताना जरा कि यहां पे cos 0 करने के बाद ये फॉर्मूला कैसा बनता। cos 0 लिखने के बाद ये फॉर्मूला बनेगा 2t डिवाइडेड बाय रो आर जी। क्या ये बनेगा बेटा, थीटा की जगह 0 डिग्री लिख दूं तो h का वैल्यू बनता है 2t डिवाइडेड बाय रो आर जी। तो क्या रो आर जी बाई 2t को h लिख सकता हूं क्या मैं, बोलो ना। क्या रो आर जी बाई 2t को मैं 1/h लिख दूं तो यहां पे इसको लिखा जा सकता है h डैश इंटू 1/h। सही बात है, देख लो यार, थीटा की जगह 0 लिखोगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 1 होते ही h का वैल्यू बनता है 2t डिवाइडेड बाय रो आर जी। h का वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा 2t डिवाइडेड बाय रो आर जी। बहुत बढ़िया साहब, यहां पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो h डैश है 2t cos थीटा डैश बाय रो आर जी, cos थीटा डैश बनेगा h डैश इंटू रो आर जी बाय 2t। भाई वहां पे देखो रो आर जी बाई 2t करोगे तो 1/h मिलेगा, तो मैंने लिख दिया 1/h। सॉल्व करा तो cos ऑफ थीटा डैश गिवन बाय h डैश बाय h। अब रिलेशन क्या दे रखा है कि h डैश जो होगा दैट विल बी h/2। भाई लेंथ आधी कर दी तो जो राइज होगा वो भी तो आधा हो जाएगा, है ना। तो राइज विल बी हाफ, तो h डैश विल बी h/2। तो h डैश की जगह h/2 कर दीजिए तो ये h/2 डिवाइडेड बाय h, तो ये बन जाएगा 1/2। cos थीटा डैश 1/2 है। cos थीटा डैश 1/2 कब होता है, when थीटा डैश इक्वल्स टू 60 डिग्री। और यहां पे हम लिखेंगे कि थीटा डैश बनेगा साहब कितना, 60 डिग्री। सो यही है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही है ना।
तो सबसे पहले तो हमने हाइट ऑफ द वाटर रेस पूछा, उसके बाद हमने पूछा कि भैया अगर लेंथ को हाफ कर दिया जाए उस केस में क्या होगा, कांटेक्ट एंगल। तो उस केस में साहब कांटेक्ट एंगल बनेगा 60 डिग्री का। ठीक है, यह है कहानी 25 की। मेरी बात आपको शायद समझ आ रही है। लेंथ आधा करने से जो वाटर लेवल का राइज हो रहा है उसको हाफ किया, सो हाफ करते ही वी गॉट दिस आंसर। हाँ बिल्कुल छाप लो यार इसको। किया नोट सभी ने? पक्का? बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए जी, सो आगे बढ़ते हैं। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का है, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब हैविंग द रेडियस ऑफ 1 मिलीमीटर इज डिप्ड वर्टिकली इनटू द मर्क्यूरी। इस बार इसको मर्क्यूरी में डिप कर दिया। साहब मर्क्यूरी के लिए सरफेस टेंशन 0.465 होता है, मर्क्यूरी के लिए कांटेक्ट एंगल होता है 135 डिग्री का। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। वैसे इन्होंने दे रखी है इस बार, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने दे दिया हमें, लेकिन कभी कभार ये वैल्यूज गिवन नहीं होती, तो उसके इसके लिए आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, फाइंड द डिप्रेशन ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन द कैपिलरी। भाई कितना डिप्रेशन होगा, मतलब कितना लेवल डिक्रीज हो जाएगा, आपको बताना है। इफ द लेंथ डिप्ड इनसाइड द हिज हाफ द आंसर ऑफ पार्ट ए। फिर से वही बात होगी कि जो लेंथ को डिप किया गया है वो हाफ हो जाए ऑफ द आंसर ऑफ द पार्ट ए, यानी कि हाइट को आधा कर दिया। क्योंकि देखना, जब भी आप ये हाइट मेजर करते हो ना बेटा, ये हमेशा वाटर सरफेस से मेजर करते हो। जब भी आप ये हाइट मेजर करोगे वो वाटर सरफेस से मेजर करोगे, तो यहां पे अंदर कितना पार्ट चल जाता है उससे फर्क नहीं पड़ा हमें, है ना। तो जो भी हाइट मेजर करी दैट विल बी फ्रॉम द सरफेस इटसेल्फ। तो अगर मैं यहां पे इसको डिप कर दूं, है ना, सपोज करो पहले तो ऐसा सिनेरियो था कि ज्यादा पार्ट पानी में डिप नहीं किया हुआ था साहब, है ना। पहले सिनेरियो कुछ इस प्रकार से था कि जो ट्यूब है उसका ज्यादा पार्ट पानी में डिप नहीं किया, बस इतना किया, यानी कि दिस इज द लेंथ L, इसमें मान लो यहां तक H हाइट तक पानी बढ़ गया। सेकेंड सिनेरियो ले लिया जिसमें कि आधा लेंथ को मैंने डुबो दिया पानी में। ठीक है, तो दिस इज योर L/2 नाउ, और L/2 पानी में डिप हो गया है। सो दिस इज योर L/2, दिस इज द रिमेनिंग L/2। तो H जो है वो आधा अंदर चला है, यानी कि यहां पे हाइट भी रह जाएगी कितनी, H/2। सो यहां पे जो हाइट रहती है वो H/2 रह जाएगी, है ना। तो वो वाली कहानी आपको भी पता होनी चाहिए कि भाई लेवल जो होगा उतना ही राइज करेगा उस केस में। फिर तो ऐसी कहानी है भाई, आधा वाला पार्ट हमने पानी में डिप कर दिया तो ऊपर बची हुई हाइट आधी ही रहेगी। तो सेम पुराने वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है फिर से। तो चलिए भाई, हिंट दे चुका हूं मैं, ट्राई तो बनता है, इस पे करके देखो सॉल्व, क्या आंसर बनता है बताना जरा। हो गया, हम बताएं कैसे करना है। चलिए भाई मेरी बारी सॉल्व करने की। तो सबसे पहले पार्ट ए को सॉल्व किया मैंने, जहां पे उन्होंने डिप्रेशन पूछा था। H इज गिवन बाय 2t cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी। H इज गिवन बाय 2t डिवाइडेड बाय रो आर जी। ठीक है, चलिए भाई बेहतरीन। अगर ये ऐसी बातें कर रहा है तो साहब यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस टेंशन 0.465 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 135 डिग्री। अब यार ये बारी बातें आपको थोड़ा बहुत याद रखनी पड़ेगी। कॉस 135 कितना हो सकता है? डेंसिटी इज 13600, रेडियस 1 मिलीमीटर का है, 10 की पावर माइनस का 3 लगाना, जी की जगह 10 लिख देना। अब ये वाला पार्ट बहुत पहले अभी हमने जस्ट सॉल्व किया था, है ना, आपको याद होना चाहिए। माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 465 मल्टीप्लाई बाय 0.76 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 1000। कैलकुलेशन है भाई, कैलकुलेशन है। ये हो जाएगा 930 इंटू 0.76 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 10 की पावर 3 माइनस में। और बेसिकली 9 कैसे आया बेटा? ये 5 2 10, 6 2 12, 13 4 2 9 होता है। 930 इंटू 0.76। भाई पॉइंट हटा दिया, 2 0 और लगा दिए। ठीक है, तो एक जीरो से तो जीरो को समाप्त कर दिया जाए और 93 मल्टीप्लाई बाय 76 कर लिया जाए। तो 93 मल्टीप्लाई बाय 76, वैसे मैं तो कर चुका हूं पहले, फिर भी बता देता हूं ना। 9 से 54 55 हो जाता है बेटा, यहाँ पे 7 3 21 होता है एंड 7 9 63 64 65 हो जाता है। 8 5 6 5 5 10 1 7 7068 डिवाइड बाय 136। सो दिस विल बी रिटन एज h इक्वल्स टू माइनस का 7068 डिवाइडेड बाय 136 इंटू 10 की पावर 4
वही बात हो जाएगी भाई, 2 से काटना पड़ेगा, 2 6 12 होते हैं, 2 8 16 होते हैं, 2 3 6 0, 2 3 6, 2 4 8 होता है, 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2। भाई हमने सही किया ना इसको, एक बार देख लेते हैं। 7 6 3 18, 9 6 54, 56 6 7, ठीक है। 18, ठीक है, 21, ठीक है, बढ़िया, फाइन। तो इट विल बी 7078, 7078। 2 से काटा, 2 3 6, 2 5 10, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर रहे हैं भाई सॉल्व, देखें क्या बनती है कहानी इसमें। साहब 3539 को 68 से डिवाइड करते हैं। 3539 को 68 से हमने डिवाइड किया। सिक्सटी 68 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 6 5 30 होते हैं, 8 5 40 होते हैं, 6 5 30, 34 हो जाएगा ये। 68 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 5 48, 8 5 48 है ना, 36 37 40, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 5 से कर लेते हैं, 340 बन जाएगा यहाँ पे, 3 का 3 उतर के आएगा, 5 में 4 जाएंगे, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको किससे फर्दर मल्टीप्लाई किया जाए सो दैट हमारी कहानी सेटिस्फाई हो सके। तो सर 6 3 18 होता है, तो 68 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 8 16 6 136, तो 2 से किया तो 136 आ रहा है। चलो भाई अप्रोक्सीमेशन में काट दो, अप्रोक्सीमेटली माइनस का 52 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। चलेगी कहानी पक्का। मीटर को सेंटीमीटर में भी लिखा जा सकता है, तो माइनस का 0.52 सेंटीमीटर या फिर माइनस का 5.2 मिलीमीटर। दैट डिपेंड्स ऑन कि आंसर किस फॉर्मेट में वो मांगता है हमसे। सो यहां पे नेगेटिव आंसर आ रहा है बेटा, नेगेटिव साइन शोज द डिप्रेशन इन द लेवल, और मैं कह सकता हूं कि यहां पे लेवल डिक्रीज हुआ है। क्या हो गया लेवल का, यहां पे लेवल डिक्रीज हुआ है साहब, लेवल डिक्रीज हुआ है। और नो डाउट होना भी चाहिए, बिकॉज द कॉन्टैक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और कॉन्टैक्ट एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है तो उस केस में तो आपको पता है लेवल डिक्रीज होता है और सरफेस वेट नहीं होती है, पता है ना तुम्हें। तो पहली चीज हमने फाइंड आउट किया, फाइंड द डिप्रेशन ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द सेकंड पार्ट इज कि इफ द लेंथ डिप्ड इनसाइड द पार्ट, इफ द लेंथ डिप्ड इनसाइड इज हाफ द आंसर ऑफ पार्ट ए। ओके, तो यहां से कहानी सेकंड वाले की शुरू करते हैं, और उन्होंने बोला कि जो डिप किया जा रहा है वो हाफ हो जाए। इन दैट केस फाइंड द एंगल मेड बाय द मर्क्यूरी सरफेस। तो साहब वही कहानी होती है, h इक्वल्स टू 2t cos थीटा डैश, यहां पे h डैश लगा लेता हूं, cos ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय रो आर जी। ठीक है, सेकंड पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यहां से cos ऑफ थीटा डैश को लिखा जाता है h डैश इंटू रो आर जी डिवाइड बाय 2t, या फिर एक काम करो, ऐसा ना करके इधर h की वैल्यू भी लिख लो जो थी 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, और दोनों का आपस में कर दो डिवाइड। जैसे दोनों का आपस में डिवाइड किया, रो आर जी 2t मर जाएंगे, तो h डैश अपॉन h बनेगा cos ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। अरे सही है, h डैश h बाई 2 हो जाएगा, है ना, सिंस h डैश इज h बाई 2। मैंने बताया ही सही आपको, जो राइज होगा दैट विल बी हाफ, तो यहां पे h बाई 2 और यहां पे h इज इक्वल्स टू cos ऑफ थीटा डैश डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा। h से h चला जाएगा, फिर यहां से cos थीटा डैश विल बी cos थीटा बाई 2, cos ऑफ थीटा डैश विल बी cos थीटा बाई 2। भाई cos थीटा कितना होता है सर, cos ऑफ 135 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 0.76 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 0.38, cos थीटा डैश माइनस का 0.38, तो थीटा डैश कितना हो जाएगा। पहली चीज सर, थीटा डैश जो है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होगा, है ना। यानी कि कहानी डील कर रही है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 से लेके 180 के बीच में कहानी चलने वाली है,
और आप देख सकते हो यहां पे जब 135 डिग्री था तो 0.76 था, और अभी जो वैल्यू है वो है 0.38, यानी कि वो बड़ी है माइनस के 0.76 से। सिंस माइनस का 0.38 इज ग्रेटर देन माइनस का 0.76, देयरफॉर जो एंगल होगा वो छोटा होगा। ओहो, मतलब ये एंगल 135 डिग्री से कम है, और किससे कम है सर? माइनस का 0.38 इज ग्रेटर देन माइनस का 0.5, यानी कि जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री से भी कम बनेगा। 120 डिग्री से भी कम। एस्टिमेशन ऐसे, अरे ऐसे ऐसे दिमाग लगाओगे कि क्या वैल्यू बनेगी? भाई तुम्हें याद है, किसी को ऐसी वैल्यूज याद हो सकती है कि सर 0.38 कब बनता है? किसी को ऐसी वैल्यूज याद हो सकती है कि कब बनता है? नहीं हो सकती याद। बस हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर माइनस का 0.38 बड़ा होता है माइनस के 0.76 से, यानी कि जो एंगल मुझे मिलेगा वो 135 डिग्री से छोटा होगा। हाँ सर बिल्कुल। अरे कॉस की तो कहानी यही है कि छोटे एंगल पे बड़ी वैल्यू देता है ये, तो जब ये वैल्यू बड़ी है तो इसका एंगल छोटा होगा। हाँ सर बिल्कुल। सेकेंडली मैंने देखा कि माइनस का 0.38 माइनस के 0.5 से भी बड़ा है। ओहो यार, ये बात भी सही है, यानी कि ये वैल्यू मिलती थी 120 डिग्री पे, तो यहां पे जो भी थीटा डैश आएगा वो 120 से बेटा छोटा होगा। जो भी थीटा डैश आएगा वो 120 से छोटा होगा, बिकॉज कॉस ऑफ 120 डिग्री गिव्स यू माइनस का 0.5। हाँ सर, ये बात तो मैं समझता हूं। कॉस ऑफ 120 डिग्री माइनस का 0.5 होता है, और ये जो वैल्यू है वो 0.5 से छोटी है बेटा, बहुत ज्यादा छोटी है। हाँ मतलब ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई छोटी तो है, मतलब वेरिएशन दिखेगा। जैसे कि ये 120 डिग्री है तो इससे 3-4 या फिर मैं बोलता हूं 5 एंगल कम ले लो, है ना भाई साहब। यहां पे 120 डिग्री है और ये जो वैल्यू 0.38 है जो कि 0.5 से थोड़ा सा करीब है, तो 120 से थोड़ा सा वैल्यू कम। थोड़ा सा क्या सर, हम ले लें 100 डिग्री ले लें? नहीं 100 डिग्री नहीं सर, 110, थोड़ा सा बढ़ा लो, 113, 114, 115 तक ले लो, है ना। 114, 115 या फिर 116, इसमें से कुछ ले लेते। तो सर 114 तक भी क्यों जाए? लेट्स से मैंने बोल दिया कि यार अप्रोक्सीमेशन में देख लेते हैं, या तो 115 डिग्री ले लेना या फिर 116 डिग्री ले लेना, चलेगी कहानी। या तो तुम 115 डिग्री ले लेना या फिर 116 डिग्री ले लेना, बात बन जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल ही 120 डिग्री से छोटे हैं, इससे आगे मत जाना, क्योंकि फिर वो ऐसा लगेगा कि यहां पे वैल्यू 0.46 होता, 0.45 होता तो समझ आता कि मैं आगे वाले एंगल्स पे जाऊं, लेकिन वैल्यू भी तो 0.38 है ना, इसलिए मैं थोड़ा दूरी बना के रखता हूं 120 डिग्री से, है ना। तो 120 डिग्री के करीब नहीं गए, थोड़ा सा पीछे आए, थोड़ा सा पीछे, यानी कि 115, 116 तक कहानी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गलती से अगर तुम्हारे 114 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। अगर इनमें भी, इन तीनों में कोई आंसर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा आपका। यार देखो एग्जैक्ट आंसर्स या तो कैलकुलेटर जानता है ना, या तो बुक वाले जानते हैं। हम भाई सॉल्व कर रहे हैं, या तो एक और अल्टरनेट है कि तुम्हें एंगल सारे याद हो बढ़िया तरीके से, है ना। अब जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स जानते हो, तो एंगल वगैरह तो जानते हो, पर इतने भी नहीं जानते सर, है ना। हमने भी इतने ही पढ़े जितना आपको पता है कि भाई वो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं कुछ एक, ऐसे वाली बातें हम नहीं जानते। जैसे 135 डिग्री, ये तो चलो हमने थोड़ा सा दिमाग लगा लोगों के अप्रोक्सीमेशन में 0.76 बोल दिया, और वो हमें याद भी हो गया कि चलो भाई यही होगा। लेकिन सर अब हर एक के लिए थोड़ी याद करेंगे हम लोग, उसने तो बोल दिया वैल्यू कि cos थीटा डैश माइनस का 0.38 होगा, तो मैं क्या करूं फिर, एंगल कितना लेना चाहिए? तो हमने यहां पे दिमाग लगाया फिर उसके लिए कि आपका जो थीटा डैश होगा, पहली बात तो 135 डिग्री से कम होगा, दूसरी बात जिसकी वैल्यू नोन है हम उस पर बात कर लेते हैं। cos 120 डिग्री मैं जानता हूं इट्स माइनस का 0.5, पर मैं क्या वैल्यू देख रहा हूं कि साहब ये तो 120 डिग्री से भी छोटा है। क्या बहुत ज्यादा छोटा? बहुत ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है छोटा है सर। तो ऐसा नहीं कि वहां पे आप 100 डिग्री ले रहे हो या 108 डिग्री, 110 डिग्री ले रहे हो, नहीं, छोटा है, नॉर्मल ओके ओके वाला, ओके ओके वाली वैल्यू, यानी कि 114, 115, 116, इनमें से कोई सी भी आंसर आप लगा सकते हो। हाँ लेकिन 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 ऑप्शंस में गैप होगा तो आप काम कर लेना। अगर ऑप्शंस ऐसे करीब करीब आ गए तो वो कुछ और अल्टरनेट देगा जिससे कि आप एग्जैक्ट आंसर्स निकाल सके। भाई इतना बात एग्जामिनर भी समझता है कि तुम्हें इतने सारे एंगल्स याद नहीं होंगे, तो क्या होता है जब ऐसे वो ऑप्शंस को करीब करीब लिखेगा, नियर बाई ऑप्शंस रखता है, तो उसमें कुछ और हिंट देगा आपको, सो दैट आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सके उसकी, ठीक है। तो इतना एग्जामिनर समझता है अच्छे से कि भाई ठीक है यार, इतनी ज्यादा वैल्यूज याद नहीं कर पाता कोई भी, तो इसके लिए कभी चिंता मत करना, परेशान मत होना कि साहब हम क्या करें, इसमें तो फंस गए यहां पे, है ना।
तो ये 3 ऑप्शंस है। अगर आपको गैप दिखता है, जैसे मान लीजिए आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से आ गए कि यहां पे बोल दिया साहब इट इज 109 डिग्री, सेकंड ऑप्शन बोल दिया इट इज 129 डिग्री, तीसरा ऑप्शन बोल दिया साहब इट इज 116 डिग्री, चौथा ऑप्शन बोल दिया साहब इट इज लाइक 100 डिग्री, तो आपको समझ आएगा कि सर अगर मेरा आंसर 114 भी आ रहा है तो भी मैं 116 पे टिक लगा सकता हूं, मेरा आंसर 115 आ रहा है तो भी 116 पे टिक लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहां पे हम ऐसे काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत करीब हो जाए 111, 112, 113 है ना, या फिर 118, तो उस केस में वो आपको कुछ ऐसी हिंट देंगे जिससे कि आप एग्जैक्ट आंसर तक जा सके फिर। ठीक है, चलिए भाई अभी के लिए इतना काफी है, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 26 को, फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। किया नोट सभी ने? पक्का? सही में? चलिए यहां पे आएंगे, ये सारी बातें लिखना अनिवार्य है, जल्दी से छाप लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़े आगे? ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 क्या कहना चाहता है हमसे? Two large glass plates are placed vertically and parallel to each other. भाई दो ग्लास प्लेट्स हैं जो कि vertically placed है and they are parallel to each other inside a tank of water with a separation between the plates equal to 1 millimeter. Find the rise of the water in the space between the plates. है ना, यहां पे दो प्लेट्स है बेटा, यहां पे पानी में रखी हुई हैं दो प्लेट्स एक दूसरे से ऑलमोस्ट 1 मिलीमीटर के सेपरेशन पे। बेटा दो प्लेट्स हैं तो इनके बीच में पानी आएगा तो इसका लेवल राइज करेगा क्योंकि ये एक तरह से कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव कर रही है प्लेट्स हमारी। ठीक है, दीज आर द प्लेट्स जो कि बिहेव कर रही है एज अ कैपिलरी ट्यूब, तो दीज आर द प्लेट्स जो कि बिहेव कर रही है एज अ कैपिलरी ट्यूब। और अब यहां पे इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मिलीमीटर का दे दिया है, सरफेस टेंशन वाटर का दे रखा है 0.075 और आपको बताना है फाइंड द राइज ऑफ द वाटर इन द स्पेस बिटवीन देम। अब देखो बेटा सरफेस टेंशन दे दिया पानी के लिए, अच्छा प्लेट कौन सी वाली है? ग्लास प्लेट्स है सर, दीज आर द ग्लास प्लेट। तो ग्लास और वाटर के लिए कांटेक्ट एंगल आपको पता होना चाहिए, शुड बी 0 डिग्री। तो एक बार सॉल्व करके देखो भाई क्या आंसर बनता है इसका। क्या राइट? अरे बड़ा सिंपल है, बड़ा ही सिंपल भाई, तुम्हें भी पता है वो वाला फॉर्मूला याद। अरे इसमें क्या होगा बेसिकली, देखो सुनो ना, ये ऊपर उठेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन, पक्का ही बात है, दो जगह से सरफेस कांटेक्ट में है, लेट से h हाइट तक ऊपर जा रहा है या फिर a साइड इसने कवर किया ऊपर जाने रहे। तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, है ना, यानी कि मैंने बोला कि भाई यहाँ पे प्लेट है क्योंकि, है ना, तो कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो जिसको वो कवर कर रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे सरफेस एनर्जी को बैलेंस करेंगे, उसके फर्दर जो भी एनर्जी आती है, लेकिन मैं इतना पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ लोगों को, 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रो आर जी। बस देखो भाई अगर तुम्हें कैपिलरी ट्यूब दिखती है तो उसमें आप क्या करते हो, देखो एक मिनट, इसको क्या बोले यार, लेंथ L बोल दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना, इन दोनों के प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है L बोल दिया इसको मैंने। जब आप कैपिलरी ट्यूब के लिए फॉर्मूला लगाते हो तो वहां पे लगाते हो 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन इनटू cos थीटा, क्योंकि वहां कांटेक्ट एंगल भी डिफाइन करते हो, यहां पे ऐसी चीजें नहीं है बेटा। तो यहां पे लिखा 2 टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रो जी L, L इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। तो सरफेस टेंशन तो वही कहानी 0.075 की लगा देंगे, डिवाइड बाय डेंसिटी होती है 10 की पावर 3, जी का वैल्यू होता है 10, और बेटा जी दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है 1 मिलीमीटर का, तो वो लिख जाएंगे 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। 10 की पावर प्लस के 3 से 10 की पावर माइनस का 3 मर जाएगा, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो 2 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3 ये बन जाएगा बेटा, ये बनेगा 150 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 की पावर 3, 0 से 0 मर जाएगा तो ये बनेगा 15 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। चाहो तो इसको और फॉर्मेट में लिख सकते हो, 15 मिलीमीटर लिख सकते हो, चाहो तो इसको 1.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। तो 1.5 सेंटीमीटर 15 मिलीमीटर दोनों ही सही रहेंगे। तो 1.5 सेंटीमीटर बोला जाए, 15 मिलीमीटर बोला जाए, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये है हमारा आंसर इसका। ठीक है, और इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग कि वहां पे तो हम रेडियस लिखते थे, यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह आता था, यहाँ पे ऐसी कोई समस्या हमें नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए भाई क्लियर रहेगी बातें सभी को। बढ़ेंगे अगले सवाल पे, तो चलिए भाई 27 के बाद 28 पे आते हैं। क्वेश्चन 28 बोलता है कंसीडर एक आइस क्यूब है हमारे पास जिसका एज यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, इट इज केप्ट इन अ ग्रेविटी फ्री हॉल। बेटा इसको एक ग्रेविटी फ्री हॉल में रखा जा रहा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर व्हेन द आइस मेल्ट।
भाई ग्रेविटी फ्री हॉल है यानी कि वो नीचे तो नहीं जाएगी, है ना। तो मुझे लग रहा होगा कि भाई वो आइस क्यूब जब मेल्ट होगा तो पानी नीचे टपक जाएगा, बट सिंस इट इज द ग्रेविटी फ्री हॉल तो कोई ग्रेविटी नहीं है तो वो नीचे टपकेगा भी नहीं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द वाटर व्हेन आइस मेल्ट। अब तुम्हें भी पता है कि आइस क्यूब जब मेल्ट होगी तो वाटर बनेगा, एंड वाटर हैज द सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से वो कोई स्पेसिफिक शेप लेता है। और वो स्पेसिफिक शेप क्या है वो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना। वो पता है तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं है सवाल में, बड़ा हलवा सा सवाल है, हो जाएगा आपके। ट्राई किया। देखो भाई जो भी आइस क्यूब है हमारे पास, अगर मैं इसको किसी ग्रेविटी फ्री हॉल में रखता हूं तो आफ्टर मेल्टिंग यहां पे इसका वाटर फॉर्मेशन होगा, और वाटर के पास एक टेंडेंसी होती है बेटा, किस चीज की सर, वाटर के पास एक टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन की, जिसकी वजह से वो अपने शेप को क्या करता है बेटा, स्फेरिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो ये आइस क्यूब जब मेल्ट हो जाएगा इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस या फिर ग्रेविटी फ्री हॉल में, तो वो एक स्फेरिकल शेप लेगा बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। इसका जो साइड है बेटा वो ए है, इसका जो रेडियस होगा वो आर हो जाएगा। अभी मुझे रेडियस के बारे में नहीं पता, बट मैं जानता हूं ये ए जो है इट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है। क्या बेटा जी मास में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। क्या बेटा जी इसकी डेंसिटी में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो मैं बेसिकली बोल देता हूं कि वॉल्यूम का हम कंजर्वेशन लगा दें, तो यहां पे इनिशियली जो वॉल्यूम था वो फाइनल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम था ए क्यूब, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। सो 3/4 पाई इंटू ए क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब। ठीक है। तो यहां से जो रेडियस बनेगा इट इज गिवन बाय 3/4 पाई का पावर 1/3 और यहां पे इंटू ए बेटा कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे रेडियस भी आपके पास जो आ जाएगा इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ सेंटीमीटर। सो 3/4 पाई का होल पावर 1/3 सेंटीमीटर। ये तो रेडियस आया, लेकिन उसने रेडियस नहीं पूछा हमसे, इन्होंने पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द वाटर व्हेन द आइस मेल्ट्स। तो भाई जब ये आइस मेल्ट हो जाएगी तो सरफेस एरिया इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि साहब स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया गिवन बाय 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है। तो वी हैव द रेडियस, तो लेट्स सॉल्व इट हियर। तो सरफेस एरिया को लिखा गया 4 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, 4 पाई इंटू बेटा जी रेडियस की जगह पे मैं लिखता हूं यहां पे 3/4 पाई का होल पावर 2/3। सही बात है बेटा। 2 इंटू 1/3 करोगे 2/3 बनेगा। लेट्स सॉल्व दिस पार्ट। तो ये बन जाएगा 3 का पावर 2/3 इंटू 4 पाई का पावर 1 माइनस का 2/3। कैसे किया सर ये? देखो भाई 3 का पावर 2/3 निकाल दिया, 1/4 पाई का पावर 2/3। ये क्या बनेगा बेटा? इसको ऐसे लिखो 4 पाई इंटू 3 का पावर 2/3 अपॉन 4 पाई का पावर 2/3। बेटा जो ये अपॉन में है ऊपर जाएगा तो पावर माइनस का 2/3 हो जाएगा, तो ये कैन बी रिटन एज 4 पाई का पावर 1 माइनस का 2/3। ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया। तो हो जाएगा बेटा कितना, 3 का स्क्वायर 9 का पावर 1/3, तो इसको लिखा जाता है 9 का पावर 1/3 और यहां पे ये 4 पाई का पावर भी 1/3। इसको थोड़ा इज्जत के साथ ऊपर लिख लिया जाए, है ना। तो 9 का पावर 1/3, 3 का स्क्वायर 9 होता है का पावर 1/3, 4 पाई का पावर 1 माइनस 2/3 इज 1/3 अगेन। इसको ऊपर लिखा तो सरफेस एरिया जो बनता है वो बनता है 9 इंटू 4 पाई का होल पावर 1/3। सो द सरफेस एरिया कैन बी रिटन एज 36 पाई का होल पावर 1/3। ठीक है। चलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में? बिल्कुल चलेगा। क्या किया मैंने यहां पे सब 3 का पावर 2/3, 3 के पावर 2/3 को लिखने का तरीका सब इसको लिखते हैं 3 का स्क्वायर का होल पावर 1/3, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 का पावर 1/3, है ना। और बेटा जी ये पावर वाली बातें समझते हो, 4 पाई का पावर 1 है, अपॉन में 4 पाई का पावर 2/3 है, अपॉन वाली चीज ऊपर चल जाती है, तो ये 4 पाई अपॉन 4 पाई का पावर कितना था 2/3, है ना, 2/3। ये 4 पाई ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 4 पाई का पावर 1 डॉट 4 पाई का पावर माइनस का 2/3। भाई जब ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड होती है, पावर ऐड होती है तो 4 पाई की पावर 1 माइनस का 2/3 करेंगे। सो हमने यही किया। देख लो भाई, तरीका तुम्हारे आंखों के सामने है ना।
ये सिंपल मैथमेटिक्स थी जो आपको लगानी थी, और इसके बाद दिस इज द फाइनल आंसर 36 पाई का पावर 1/, या फिर क्यूब रूट ऑफ 36 पाई कह सकते हैं आप लोग, क्यूब रूट ऑफ 36 पाई कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। सेंटीमीटर में कहानी चल रही थी तो सेंटीमीटर स्क्वायर में सरफेस एरिया हमने इसका निकाल दिया है। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। देख लो भाई, कुछ नोट करने वाली बातें हैं इसमें, तो जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने? कोई शक परेशानी किसी प्रकार की नहीं है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 क्या कहता है? देयर इज अ वायर फॉर्मिंग अ लूप एंड इट इज डिप्ड इनटू द सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट सो दैट द फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। भाई एक कोई वायर है जिससे एक लूप बनाया गया, एक वायर थी बेटा, उससे क्या किया गया, एक लूप बनाया गया। इस लूप को जैसे सोप सॉल्यूशन के अंदर डाला तो यहां पे फॉर्म हुआ सोप फिल्म। पता है ना तुम लोगों को, बुलबुले बनाते हो क्या तुम लोग भी? अरे बचपन में वो खरीदा होगा तुमने मेले में से, अरे मेले में मिलता था ना वो ऐसा डिप करके फिर फूंक मारने का, तो बुलबुले निकलते थे उसमें। हाँ, तो ऐसे ही हमने एक वायर का लूप बना के सोप सॉल्यूशन में डिप करा, सोप सॉल्यूशन में डिप करके जैसे बाहर निकाला, यहां पे वी गॉट दिस सोप फिल्म, सॉरी नॉट बबल बट फिल्म। हाँ, तो यहां पे पूरी एक सोप की फिल्म फॉर्म हो गई है, ठीक है। अब हुआ यूं कि यहां पे एक लूप ऑफ 6.2 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, एक धागा लिया हम लोगों ने 6.2 सेंटीमीटर का लेंथ का, तो एक धागा मैंने ले लिया जिसका लेंथ है 6.2 सेंटीमीटर। इस धागे को लेके इस पे ऐसे ऐसा करके मैंने लगा दिया लूप बना के, है ना। अब जैसे ही इसके ऊपर क्या रखा, थ्रेड इज जेंटली पुट ऑन द फिल्म एंड द फिल्म इज प्रिक्ड विद अ नीडल इनसाइड द लूप। बेटा ये सोप फिल्म था, इस सोप फिल्म के ऊपर आपने ये धागे को रखा लूप बना के, लूप बनाने के बाद आपने क्या किया, सुई से इसके अंदर का जो ये सोप सॉल्यूशन था, सोप फिल्म था, इनसाइड फिल्म को हमने, ये इनसाइड सोप फिल्म जो है इसको हमने क्या किया, प्रिक्ड कर दिया इसको, ठीक है। प्रिक्ड मतलब ऐसे फोड़ दिया इसको निडल से। अब अंदर का जो सोप फिल्म है वो खत्म हो गया बेटा। जैसे धागा रखा मैंने यहां पे, धागा रखने के बाद जैसे मैंने अंदर का सोप फिल्म को सुई से ऐसे फोड़ दिया, ये धागा अपना शेप बदल लेता है। जैसे ऐसा करेंगे बेटा हम लोग, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा आपका कि बाहर का जो लूप था उसके अंदर एक और लूप बन जाएगा, यहां पे होगा वैक्यूम यानी कि एयर, इस पार्ट में होगा सोप फिल्म। आपको याद हो तो मैंने इसका एक एनिमेशन दिखाया था आप लोगों को, जब हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे थे तो मैंने एनिमेशन दिखाया था इसका। तो अगर आपको ये फील लेना है इसका कि कैसा बनता है तो आप फिर से क्विक रिवीजन पर जाइए, उसमें इसका एनिमेशन देख लीजिए, सरफेस टेंशन का एनिमेशन है वो, है ना। तो आपको स्टार्टिंग के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट में ही वो एनिमेशन देखने को मिल जाएगा बेटा। तो एक बार देख लीजिएगा जरूर, सेम सिनेरियो, उसमें भी मैंने ऐसे ही किया था, सोप फिल्म ली थी, उस पर धागा रखा, धागे का एक लूप बनाया, और जैसे अंदर वाले सोप सॉल्यूशन को मैंने फोड़ा, या अंदर वाले सोप फिल्म को जैसे फोड़ा, ये धागा सर्कुलर शेप में आ गया बेटा। अब इस सर्कुलर शेप का जो रेडियस है, आई एम नॉट श्योर कि वो रेडियस क्या है, बट मुझे इसका सरकमफेरेंस पता है, इट इज ऑफ 6.28, है ना। नाउ with the needle inside the loop, the thread loop takes the shape of a circle, find the tension in the thread। अब इस धागे में, क्योंकि देखो भाई पहले तो ये धागा कैसा था बेटा, स्लैग था, लेकिन अभी ये धागा एकदम टाइट हो गया है, तो इस धागे के अंदर टेंशन डेवलप हुआ है ना। तो इस धागे के अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है वो टेंशन हमें बताना है कितना होगा। बहुत ही शानदार सवाल, सितारा चमका लेना इसके ऊपर, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में, कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस पर, बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां पे एयर, यहां पे सोप फिल्म, तो सरफेस टेंशन तो लगना ही है साहब, बिल्कुल लगेगा सरफेस टेंशन, कौन मना करता है नहीं लगेगा, लगेगा सरफेस टेंशन लगेगा। सरफेस टेंशन बेसिकली इसको क्या कर रहा है, बाहर की तरफ ऐसे खींचता है, सब यहां से भी इस पे ऐसा खिंचाव आएगा, इसके ऊपर इधर की तरफ ऐसे खिंचाव आएगा, और इसके ऊपर ऐसा खिंचाव आएगा, यहां से इस पे ऐसा, यानी कि रेडियली सारी डायरेक्शन से इसके बाहर की तरफ खींचा जा रहा है, सो दैट ये एक प्रॉपर सर्कुलर शेप लिया सके, ठीक है। मैं बात करता हूं अपर पॉइंट की, इस वाले पॉइंट की, मैं यहां की बात करूंगा, ठीक है। इधर की हम डिस्कशन करते हैं, बाकी पॉइंट्स को अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। ये हमने धागा रखा था, धागे ने एक सर्कुलर शेप ले लिया, अंदर एयर है, बाहर की तरफ ये सोप फिल्म है, कहानी सिंपल से। यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट की भी मैं बात कर लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि देखो भाई सारी डायरेक्शन से इसको खींचा जा रहा है, तो
कहानी क्या बनती है आओ जरा देखें, ये सारी चीजें मैं मिटा देता हूं। ये हमारा वो जो धागा था उसको देख लेते हैं साहब एक बार। वो जो धागा हमारे पास था उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपने बोला था ऊपर वाले पॉइंट को लेना, बेटा यहां पे टेंशन इस टाइप से आएगा कुछ, यहां पे टेंशन भी इस टाइप से आएगा कुछ, ठीक है ठीक है। चलिए भी बेहतरीन, मैं सर इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूं। बड़ा सा आर्क बना के इस पॉइंट की हम बात कर रहे थे, तो यहां पे टेंशन ऐसा लगेगा, इस पॉइंट पे टेंशन ऐसा लगेगा, लगेगा ना। चलिए भाई, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन बेटा जी, ये हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन हो जाएगी। यहां पे कहीं पे सेंटर होगा, है ना, यहां पे कहीं पे बीच में सेंटर होगा। चलिए बेहतरीन, ये सेंटर है, दिस इज द पॉइंट। तो यहां पे ऐसे करके एक रेडियस आर बनेगा और यहां पे भी ऐसा करके रेडियस आर बनेगा। बेटा यहां पे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है बड़ा छोटा सा एंगल है वो यार, सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है बहुत छोटा एंगल है, तो लेट्स से डी थीटा से डिनोट कर दिया इसको मैंने। सिमेट्री के कारण अगर ये डी थीटा, तो बेटा जी ये भी डी थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री, बिकॉज दिस इज रेडियल पार्ट, ये रेडियल होता है बेटा, इसको रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। और यहां पे ये वाली जो होती है ये टेंजेंशियल होती है, और रेडियल और टेंजेंशियल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये भी 90 डिग्री पे आ जाएंगे, ठीक है बेटा जी। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करा जाए तो देखो ये 90 डिग्री का, ये थीटा, तो ये 90 माइनस का थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। सेम कहानी यहां पे, थीटा ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये वाला एंगल 90 माइनस का थीटा, तो ये वाला एंगल बनेगा थीटा आगे। शायद मेरी बात आपको समझ आ रही है। ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। बेटा जी ये 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये थीटा, यहां पे आओ, ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला अब कितना थीटा, क्यों, क्योंकि सब ये पूरा 90 है। समझ रहे हो ना बेटा, ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। हाँ ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा हुआ कितना थीटा। चलिए भाई ठीक है, ये वाला एंगल 90 माइनस कर डी थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी, क्या कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये वाला एंगल 90 माइनस कर डी थीटा। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 90 माइनस कर डी थीटा। ये क्या है सर, ये जो आपने बनाया, दिस इज द थ्रेड, ठीक है, दिस इज द आर्क फॉर दैट सर्कुलर पार्ट, arc of the circular loop formed by the thread, भाई थ्रेड से सर्कुलर लूप जो बना उसका एक आर्क मैंने कंसीडर कर लिया ताकि वो टेंशन देख सकूं। तो ये लग रही टेंशन, यहां पे ये लग रही है टेंशन, बेहतरीन सर। अब इन टेंशन के कंपोनेंट्स निकालें तो टेंशन का एक कंपोनेंट आपको यहां की तरफ देखने को मिलेगा, विच इज गिवन बाय टी कॉस ऑफ डी थीटा, और एक कंपोनेंट आपको टेंशन का यहां देखने को मिलेगा गिवन बाय टी कॉस ऑफ डी थीटा, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बेटा। टेंशन का एक कंपोनेंट आपको यहां देखने को मिलेगा गिवन बाय टी साइन ऑफ डी थीटा, और एक और कंपोनेंट दिखेगा टी साइन ऑफ डी थीटा। एक और चीज मुझे बताओ, सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स जो हम डिफाइन कर रहे थे वो कहां लग रहा था, सो इस डायरेक्शन में, सरफेस टेंशन इनटू इसका आर्क लेंथ। फोर्स लग रहा था बाहर की तरफ टी साइन थीटा लग रहा था अंदर की तरफ, और ये सर्कुलर लूप बना रहे, यानी कि ये वाला फोर्स इसको बैलेंस करेगा। तो यहां पे फोर्स जो बैलेंस कर रहा था वो 2t साइन ऑफ डी थीटा को कर रहा था। ये जो बैलेंस कर रहा था किसको कर रहा था, 2t साइन डी थीटा को कर रहा था। द फोर्स इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू आर्क लेंथ, सरफेस टेंशन इनटू आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू 2t। बेटा जी यहां पे ये एंगल बहुत छोटे हैं, सिंस
डी थीटा इज वेरी स्मॉल। डी थीटा क्योंकि बहुत छोटा है बेटा जी, तो साइन ऑफ डी थीटा को हम डी थीटा लिख सकते हैं। छोटे एंगल के लिए ये बातें वैलिड है बेटा। सरफेस टेंशन इनटू आर्क लेंथ, बेटा जी एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस की कहानी भी सुनी होगी तुम लोगों ने कहीं ना कहीं। एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस की कहानी सुनिए। आर्क का लेंथ कितना होगा, आर इंटू एंगल, तो आर्क लेंथ जो हो जाएगा इट इज आर इंटू एंगल। भैया बताना जरा, ये आर्क लेंथ आपके पास, दिस इज द आर्क लेंथ, ये रेडियस, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल बनता है सर 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा। ये एंगल कितना बन रहा है इतने से पार्ट में, 2 टाइम्स ऑफ डी थीटा, डी थीटा प्लस डी थीटा 2 डी थीटा। ये आर्क लेंथ हमने वहां पे लिखी, इट इज गिवन बाय रेडियस इनटू 2 डी थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ टी साइन थीटा की जगह मैं लिखता हूं डी थीटा। डी थीटा से डी थीटा मर जाएगा, 2 से 2 मर जाएगा, एंड द टेंशन इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू रेडियस आर। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय सरफेस टेंशन इनटू रेडियस आर। साहब सरफेस टेंशन दे रखा है, सोप सॉल्यूशन का कितना होता है 0.03। व्हाट अबाउट द रेडियस, लेंथ पता है मुझे इसकी लेंथ पता है। नाउ फ्रॉम हियर 2 पाई आर इज इक्वल्स टू लेंथ, तो आर इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन 2 पाई, लेंथ बोले तो 6.28 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, सॉल्व करने पे ये 1 सेंटीमीटर इज द रेडियस। क्योंकि ये कहानी लेंथ की सेंटीमीटर में चल रही थी, कहानी ऑफ द लेंथ इज इन द सेंटीमीटर, सो द रेडियस विल बी इन सेंटीमीटर अगेन। तो बेटा जी रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर, सो टी इज गिवन बाय 0.03 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। सो द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज गिवन बाय 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन। समझते हो बात को? क्या किया आपने, एक आर्क कंसिडर किया सो दैट आप टेंशन को समझ सको। हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इस पॉइंट पे टेंशन जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, टेंशन इस डायरेक्शन में आ रहा है, बिकॉज टेंशन जो है रस्सी में जब आर्क आया है तो इधर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट लगता है। रस्सी का जब ये आर्क बना, मैंने बोला भैया टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा मुझे। डायरेक्शन इस पॉइंट पे देखें तो वो टेंजेंशियल दिखी, इस पॉइंट पे देखें तो टेंजेंशियल दिखी। कहानी उसके बाद एंगल की डिफाइन करनी थी हम लोगों को। हमने बोला भाई मान लो ये छोटे एंगल है डी थीटा, ये डी थीटा, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस का डी थीटा, ये 90 माइनस का डी थीटा, ये पूरा 90 डिग्री, तो ये बेटा डी थीटा हो जाएगा। नहीं समझते हो ये बात? अरे समझते हो ना साहब, ये पूरा 90, ये डी थीटा, 90 माइनस का डी थीटा, सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं इसमें। सेम कहानी इधर है, ये डी थीटा, ये 90 माइनस का डी थीटा, बेटा ये 90 माइनस का डी थीटा, और ये पूरा पार्ट क्योंकि रेडियल है, ये टेंजेंशियल है, तो यहां पे दिस पार्ट इज ऑफ डी थीटा गेन। अरे ये रेडियल, ये टेंजेंशियल, ये परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये रेडियल, ये टेंजेंशियल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये डी थीटा, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा, सॉरी ये 90 माइनस का डी थीटा, तो बचा हुआ पार्ट 90 माइनस डी थीटा, तो वो डी थीटा बन जाएगा। समझते हो क्या? पक्का ना? ये वाली कहानी क्लियर रहेगी सभी को? या ये रेडियल है वो है, तो आपके पास एंगल बनना संभव है ना यहाँ पे? समझते हो तुम लोग ये बातें? पक्का ना? चलो तो एक काम करो, पहले तो इसको नोट करो। इसका एनिमेशन अगर तुम्हें देखना हो तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो, क्विक रिवीजन में जाना। क्विक रिवीजन के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में ही आपको इसका एक प्रॉपर एनिमेशन दिख जाएगा, तो वहां से आपको बहुत असिस्ट हो जाएगा क्वेश्चन को समझने में, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, हमने बोला कि भाई हर जगह से इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है सो दैट ये सर्कुलर फॉर्मेट में रहे। हर जगह से इस पे फोर्स लगाया गया, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लो, मैंने माना इस पॉइंट पे लेते हैं। इस पॉइंट पे कहानी को सॉल्व करने के तो एक पूरा आर्क बनाना पड़ा वहां पे। आर्क बनाने के बाद ये पूरी कहानी चली। फिर अब उसमें आपको ये एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का भी ज्ञान होना चाहिए था, है ना? ये भी पता है, ये कहानी भी पता है, ये सारी चीजें हमें पता होगी तो हमारा ये कहानी सॉल्व हो पाएगी। भैया फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, टी साइन थीटा अंदर की तरफ लग रहा था, तो फोर्स बराबर है 2t साइन थीटा। भाई अब क्योंकि एंगल बड़े छोटे हैं तो साइन थीटा की जगह ठीक है, ये बस बात है।
छाप लो इसको जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। छाप लिया सभी ने? पक्का समझ आया ना? इसलिए मैं कह रहा था कि इस पे सितारा जरूर चमकाना इस क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए भाई तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 क्या कहता है? देयर इज अ मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड अ मास ऑफ 50 मिलीग्राम्स falls vertically in a glycerine. Find the viscous force exerted by the glycerine on the sphere when the speed of the sphere is 1 centimeter per second. तो viscous force बताना है जब यहां पे speed of the sphere 1 centimeter per second होगा। सेकेंड चीज, the hydrostatic force exerted by the glycerine on the sphere, ये आपको बताना पड़ेगा। तीसरी चीज, the terminal velocity with which the sphere will move down without acceleration. विस्कोसिटी की कहानी शुरू हो चुकी है। यहां से विस्कोसिटी की कहानी में रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखा है, मास उसका दे रखा है, विस्कस फोर्स बताना है जब वो मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। हाइड्रोस्टैटिक कहने का तात्पर्य यह है कि अभी फ्लूइड को मान लो रुका हुआ है, सारी चीजें कंसीडर करेंगे, रेस्ट पे है, सो यहां पे इस केस में इस पे कितना फोर्स लग सकता है ये बताना है। थर्ड चीज, द टर्मिनल वेलोसिटी विद विच द स्फीयर विल मूव। क्या टर्मिनल वेलोसिटी हो सकती है जिसमें कि वो स्फीयर विदाउट एक्सेलरेशन मूव करे। Density of the glycerine is given to be 1260 kg per meter cube and the coefficient of viscosity is 8 poise. अब यार ये पॉइज की कहानी है तो इसको कन्वर्ट करना आपको आता ही है ना, सीजीएस और एसआई वाली कहानी चलेगी यहाँ पे भी, तो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। सो कन्वर्जन पता है तो ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हैं। ट्राई करोगे? एक ट्राई मारो, देखो भाई क्या आंसर आता है इसका। क्या ट्राई कैसे करें, क्या कर सकते हैं इसमें? बड़ी सिंपल सी बातें हैं साहब। सबसे पहली चीज उन्होंने हमसे पूछी है कि विस्कस फोर्स कितना होता है। तो भाई फ्लूइड के अंदर, किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट एक्सपीरियंस सम विस्कस फोर्स, है ना, एंड दैट विस्कस फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आरवी। यहां पे 6 पाई कांस्टेंट होता है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर इज द रेडियस ऑफ द मटेरियल, यानी कि मटेरियल कोई जिसका रेडियस आर हो जाएगा, एंड वी इज द वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो हो जाएगा। ठीक है, नाउ एफ इक्वल्स टू की फोर्स निकालना ही था मुझे, तो 6 इंटू पाई की जगह 3.14 ले लीजिए, ईटा की जगह 8 पॉइज दे रखा है, इसको कन्वर्ट करिएंगे तो इसको कहते हैं 0.8 पास्कल पर सेकेंड, यही तो होता है ना। इनटू रेडियस कितना बोला भाई, 1 मिलीमीटर का रेडियस है तो 10 की पावर माइनस का 3 मीटर, सबको ऐसा ही में कन्वर्ट करेंगे, 10 की पावर माइनस का 3। वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, बोले तो 10 की पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड। सारे कन्वर्जन्स एसआई में कर लेना भाई, मजा ही आ जाएगा। फोर्स जो निकालोगे तो थोड़ी सी मक्कारी करना चाहते हो तो कर लो राउंड ऑफ करके, वैसे तो आंसर मैं बता ही दूंगा कि कितना आएगा, बट ठीक है, जस्ट कैलकुलेशन को आसान करा। 18 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, भाई पॉइंट हटाया, अपॉन में 0 लगाया, 8 8 जा 64, तो 4 यहां पे आएगा, 6 यहां पे, 8 बन 14 है ना, तो 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, यानी कि 1.44 10 की पावर माइनस का 4 न्यूटन लिख सकते हो। अब देखो भाई मैं सीधी सीधी सी बात तुम्हें बता देता हूं, क्योंकि आपने 3.14 लिखा था यहां पे और कैलकुलेशन करते समय आपने इसको 3 ले लिया, क्योंकि आपका आंसर जो आ रहा था वो 3.14 था और जो आपने कैलकुलेशन के दौरान लिया वो 3 लिया, तो आपका जो आंसर है वो कम आया है, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, इससे लगभग 15 तक मान के चले ना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, राउंड ऑफ करके इतना आंसर बन जाएगा बेटा। ठीक है, तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 लिख लेना। क्यों कर रहे हैं सर, राउंड ऑफ तो कुछ और बनता है बेटा जी। आपने जब यहां पे सॉल्विंग किया तो आप 3.14 को राउंड ऑफ करके 3 ले रहे थे, तो जब 3.14 को 3 लिया तो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर से कम आया, तो आपका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो 1.5 के फॉर्मेट में रहेगा, ना कि 1.44, क्योंकि आपने यहां पे 3.14 की जगह 3 लिया था तो आपका आंसर 1.44 आ रहा था, लेकिन अगर 3.14 लेते तो एटलीस्ट इतना तो आता ही इसका। तो अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो तुम लोग थोड़ा बहुत इसको। ठीक है, तो ये तो पहला वाला पार्ट सॉल्व हुआ जिसमें कि विस्कस फोर्स फाइंड करना था। सेकेंड पार्ट में वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के बात करता है। बेटा हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बेसिकली बायंट फोर्स के बारे में बात करना चाहते हैं साहब। सो बायंट फोर्स कितना लग रहा होगा बेसिकली यहां पे। ठीक है, तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज बायंट फोर्स का जिक्र हम यही कर देते हैं, तो बेटा जी तो बायंट फोर्स जो हो जाएगा या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स गिवन बाय रो जी इनटू वॉल्यूम।
रो जी इंटू वॉल्यूम। क्या बेटा पूरा का पूरा डूबा हुआ है पानी के अंदर? बिल्कुल सब पूरा का पूरा इस फ्लूइड के अंदर, सॉरी ग्लिसरीन के अंदर डूबा हुआ है। और पूरा का पूरा अगर ग्लिसरीन के अंदर डूबा हुआ है तो भैया कंप्लीट वॉल्यूम आएगा यहां पे। सो द फोर्स इज गिवन बाय डेंसिटी 1260 इंटू जी का वैल्यू 10 और व्हाट अबाउट द वॉल्यूम, तो 4/3 पाई इंटू रेडियस 10 की पावर -3 का क्यूब। क्या बात है, 4/3 पाई आर क्यूब है ना। सॉल्व किया बेटा जी इसको, तो ये 12600 इंटू 4/3, भाई पाई को थोड़ा सा राउंड ऑफ कर ले तो 3 लिख देता हूं और यहां पे 10 की पावर -9 आएगा। हटा दो कहानी को थोड़ी देर के लिए। सो 6 4 24, 4 2 8 9 10 एंड 4 1 4 5 इंटू 10 की पावर -7। न्यूटन में चलेगी कहानी, पूरी कहानी न्यूटन में चला देना। 50.4 भी लिख सकते हो, चाहो तो 5.04 भी लिख सकते हो, तो 5.04 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। अब वही बात आ गई भाई, पाई को 3.14 लिखना चाहिए था साहब, लेकिन आपने तो 3 लिख दिया, तो आंसर जो होगा वो आपका कंपैरेटिवली कम आएगा। तो 5.04 जो है इसकी जगह अगर आप इसको सॉल्व करो तो कुछ और फॉर्मेट में भी आंसर आप निकाल सकते हो इसका, ठीक है। लाइक 5.04 है, हो सकता है आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, लाइक 5.04 की जगह 5.5 लिख लेता हूं इसको, है ना। तो 5.5 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन में आंसर बन सकते हैं इसके। जस्ट एक एस्टिमेशन है बेटा, कैलकुलेशन में हमने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई को 3.14 की जगह 3 लिख दिया। पाई को जब 3.14 की जगह 3 लिख दिया जाएगा तो आपका जो आंसर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि 3.14 बड़ा होता है 3 से। आपने जब इसको 3 लिखा तो आपका आंसर जो आएगा वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा कम होगा, तो एक्चुअल आंसर 5.5 इंटू 10 की पावर -5 हो सकता है, क्योंकि ये तो राउंड ऑफ करने के बाद आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर कुछ इसके करीब आएगा। देख लेना आप लोग, समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं मैं। तो अब इसके बाद अगला टास्क होता है कि हमें टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है विद विच द स्फीयर विल मूव डाउन विदाउट एक्सेलरेशन। बिना एक्सेलरेशन के वो स्फीयर नीचे जाए, इसका क्या किया जा सकता है। तो साहब दिस इज द फ्लूइड, समझना बात को, बड़ा मजा आएगा। ये है स्फीयर, ये नीचे की तरफ मूव करेगा बेटा। इसके ऊपर लगने वाला है यहां पे विस्कस फोर्स, यहां पे लगेगा फोर्स mg और यहां से लगेगा एक बायएंड फोर्स भी, विच इज गिवन बाय रो जी वी। साहब ये बॉल नीचे जानी चाहिए विद 0 एक्सेलरेशन। मैं चाहता हूं एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 होने के लिए नेट फोर्स को भी 0 होना पड़ेगा। ये बॉल नीचे जानी चाहिए विद द 0 एक्सेलरेशन, तो 0 एक्सेलरेशन के लिए मैं चाहता हूं कि बॉल नीचे तो जाएगी बट विद द नेट फोर्स 0। भैया नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे साहब? नेट फोर्स जो होता है वो लगेगा कितना, बोलो, mg माइनस का b माइनस का fv। अरे नीचे की तरफ मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, ऊपर की तरफ नेगेटिव ले ली। साइन कन्वेंशन तो मेरे हाथ में यार, नीचे अगर पॉजिटिव ले लिया, ऊपर की तरफ नेगेटिव ले लिया तो बात बन जाएगी। ये 0 होना चाहिए भाई। सो विस्कस फोर्स प्लस बायएंड फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। तो जो विस्कस फोर्स है वो बराबर होना चाहिए mg माइनस के बायएंड फोर्स के बराबर। अब बायएंड फोर्स तो तुम भी जानते हो कितना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स हमने निकाल ही लिया था ऑलरेडी। सो 6 पाई ईटा r इंटू टर्मिनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू mg माइनस का रो जी वी। तो साहब 6 इंटू 3.14 इंटू 0.8 इंटू रेडियस कितना बेटा 1, 10 की पावर -3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी शुड बी इक्वल्स टू, बेटा मास कितना दे रखा है उसका 50 मिलीग्राम। ओह मास कितना दे दिया 50 मिलीग्राम सर। तो मास को सही करो, 50 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, यानी कि 50 इंटू 10 की पावर -6 kg। हाँ 50 इंटू 10 की पावर -6 kg बनेगा ये। चलिए भाई लिखो इसको, मास को 50 इंटू 10 की पावर -6 इंटू जी की वैल्यू 10 माइनस का, यार मैं रो जी वी की वैल्यू बार बार नहीं निकालूंगा, एक बार मैंने मेहनत कर ली है तो वही मेहनत दोबारा से आप रिपीट कर सकते हो यहां पे चाहो तो, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से लिखे क्या, चलो एक बार लिख ही देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं। 1260 इंटू 10 इंटू 4/3 इंटू 10 की पावर -9, 4/3 पाई आर क्यूब। रेडियस यहां पे देखो भैया 10 की पावर -3 है, ठीक है साहब। अब सुनो,
4/3 पाई, पाई नहीं लिखना, पाई को भी लिखो यहाँ पे, पाई, हाँ ठीक है। अब क्या किया जाए, सॉल्व करते हैं आपस में, मक्कारी मकोरी कर लें क्या, थोड़ी सी कर सकते हैं। चलो भाई इसको करते हैं, 4.8 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 माइनस का, बेटा जिसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में, अभी पाई को रहने दो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, तो 420 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16800 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 9। भाई पहले तो ये सारे हटाओ, तो 4.8 इंटू 3.14 VT इज इक्वल्स टू, बेटा ये 10 की पावर माइनस 3 इधर ले जाओ, तो ये बनेगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 इन माइनस का 168 पाई इंटू 10 की पावर, बेटा माइनस का 7 हो गया ये, तो 100 इंटू 10 की पावर माइनस 9, माइनस का 7 और ये माइनस का 3 और आ गया, माइनस का 4 हो जाएगा सर। ये क्या बात है सर। अब चलिए भाई कैलकुलेशन आसान हो चुकी है, तो 4.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 4 32, 8 1 8 9 10 11, 8 7 24 25 और सॉल्व करेगा, 4 4 16, 4 4 8 5, 4 3 12, 7 5 5 10, 2 2 4 1 5, यहाँ पे 15। सो कितने के बाद आएगा, कितने के बाद आएगा, 3 के बाद आएगा, तो 15.072 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस का, देखा 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 15.072 आ रहा है, और मैंने कितना आंसर बोला था 15। हाँ गलत नहीं करता हूं ऐसे में, चलो एनीवेज कोई बात नहीं, चलो इसको आगे आओ, उधर की कैलकुलेशन कर लेते एक बार साहब। ये कितना बचा, 168 इंटू 3.14, तो 168 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करो आपस में कितना बनेगा, 8 4 ज़ा 32, 8 1 8 9 10 11, 8 7 4 25, बहुत शानदार, 6 4 ज़ा 24, 6 1 6 7 8, 6 3 ज़ा 18, 4 1 3, 2 4 1 5, 8 4 12 5, भैया कितना हो गया, 17 हो गया, 8 2 10, 2 12, 3 2 5, 2 के बाद 0, 527.52, 527.52 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। क्या बात है। चलिए भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके कैलकुलेशन को थोड़ा और सिंपल करते हैं। वहां पे देखो बेटा जी, क्या मैं यहां से इसको थोड़ा सा हटाऊं क्या, डेसिमल में लाऊं क्या, मजा ही आ जाएगा साहब। एक काम करो, अब अपॉन में 100 तो चलने दो, इसके अलावा यहां पे देखो 10 की पावर माइनस 4 नीचे आएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा, है ना, 10 की पावर माइनस का 4 नीचे आएगा, 10 की पावर 4 बन जाएगा, यानी कि 4 0 नीचे लगा देता हूं मैं। अब बेटा डेसिमल कितने के पॉइंट्स के बाद लगाऊंगा, सर ये हो गए 2 2 4 5 6, 2 2 4 5, तो यहां पे बनेगा 0.5 माइनस का 0.052752 इज द वैल्यू ऑफ 15 इंटू वीटी। भाई राउंड ऑफ कर लिया, 15.072 को 15 लिख लो 07 है वैसे तो, 072 है तो 72 का 7 हो जाएगा, 07 का 1 बनना चाहिए था, नो डाउट, तो ये बनेगा 15.1, लेकिन मैंने बोला चलो भाई 15.1 है, कैलकुलेशन आसान करनी थी तो 15 लिख दिया, चलो भाई लिख दूं मैं 15.1 राउंड ऑफ करने के बाद। उधर उसको सॉल्व करा 5 2 का सॉल्व करेंगे तो 5 बनेगा, 7 5 का सॉल्व करेंगे 8 बनेगा, 2 8 का सॉल्व करेंगे 3 बनेगा, 5 3 का सॉल्व करेंगे तो 5 बनेगा, यानी कि साहब ये राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है 0.5 माइनस का 0.05 विल बी इक्वल्स टू, यार यहां पे भी 15 इंटू वीटी लिख लो ना, मजा आ जाएगा। जस्ट राउंड ऑफ वाली फिगर से बेटा, और उधर सॉल्व किया तो 0.50 माइनस का 0.05 किया, 10 में से 5 गए 5, यहां पे बनेगा 4 और ये 0.45, तो 15 टाइम्स ऑफ वीटी इज इक्वल्स टू 0.45 कट जाएगा। 15 3 45 होता है, हाँ बिल्कुल कटेगा सर, लेकिन 2 0 है तो टर्मिनल वेलोसिटी बनेगी लगभग कितनी, आओ जरा चेक करते हैं। 15 टाइम्स ऑफ वीटी इज इक्वल्स टू 0.45, पॉइंट हटा दो, अपॉन में 0 लगा दो, 15 3 45 होते हैं, एंड द टर्मिनल वेलोसिटी गिवन बाय 3/100 मीटर पर सेकेंड, या फिर इट इज गिवन बाय 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ऑप्शंस आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हमने तीनों चीजें फाइंड करी जो उन्होंने कहा था। सबसे पहले उन्होंने हमसे विस्कस फोर्स मांगा, सो हमने दिया, फिर उन्होंने हमसे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स मांगा, सो वो भी हमने सॉल्व करके दे दिया। तीसरी बार देखो यार
तीसरे क्वेश्चन में उन्होंने हमसे टर्मिनल वेलोसिटी मांगी थी, तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी भी दे दी, ठीक है ले लो भाई टर्मिनल वेलोसिटी भी, ठीक है। बाकी तुम देख सकते हो यहां पे 527.52 है ना, इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो देख सकते हो यहां पे भी मैंने कुछ ऐसे ही आंसर्स लिखे थे, ठीक है। यहां पे भी मैं कुछ इतना ही कर रहा था, बस थोड़ी सी वैल्यू कम है, 527 आ रहा था वहां पे, यहां पे कितना आ रहा था बेटा 527, 527.52 10 की पावर माइनस का 4, मैंने ठीक है मैंने कुछ और किया पे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम लोग कि मैं क्या करना चाहता था यहां पे, है ना। चलिए भाई, तो ये है कहानी फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ चुकी होगी। इसको छाप लीजिए जल्दी से, छाप लो इसको जल्दी से, सभी लोग नोट किया सभी ने? भाई इधर आ जाओ इधर आओ, ये सारी बातें ये इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो, मेहनत की है पूरी, समझते हो बात को। फिर यहां पे आएंगे, दिस इज द फाइनल आंसर, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड बोलो या फिर 0.03 मीटर पर सेकंड बोलो, सेम बात है, राइट। चलिए भाई, तो ये कहानी है क्वेश्चन नंबर 30 की। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है बेटा, एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द वर्टिकल फॉलिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। भाई रेन ड्रॉप फॉल करती है तो भैया यहां पे आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। रेडियस दे रखा है, विस्कोसिटी दे रखी है, यहां पे जी का वैल्यू दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, काम खत्म। सॉल्व करके बताओ क्या आंसर बनता है इसका। चलिए भाई क्या ट्राई, क्या ट्राई, कैसे करेंगे इसको सॉल्व साहब। ये है रेन ड्रॉप, है ना, सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप में हो गई, एयर में ये नीचे गिर रही है विद द फोर्स ऑफ mg, राइट, बिल्कुल सही बात है सर। एयर में है तो एयर का बायंट फोर्स लगेगा, बट सिंस वी नो दैट द डेंसिटी ऑफ द एयर इज वेरी लेस, तो उसके बायंट फोर्स को नेग्लिजिबल कंसीडर किया जाए। बाकी इसके ऊपर लगेगा एक विस्कस फोर्स। बेटा कौन सा फ्लूइड है यहां पे, एयर। कौन सा फ्लूइड है ये, एयर। तो एयर का डेंसिटी बहुत कम, जिसके कारण उसका जो बायंट फोर्स है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये एयर है बेटा, तो एयर की वजह से जो बायंट फोर्स है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एस्टिमेट द स्पीड ऑफ द वर्टिकल फॉलिंग रेन ड्रॉप फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बेटा जी ये नीचे गिरेगा, एक ऐसा समय आएगा जब ये विस्कस फोर्स mg के बराबर हो जाएगा, एंड एट दैट टाइम हम अचीव करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। याद है आपको, एक ऐसा समय आएगा जब ये mg fv के बराबर हो जाएगा और उस समय हम अचीव करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो वही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं यहां पे, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो mg है वो हमारे इस विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। उस टाइम पे ये ड्रॉप फॉल तो करेगी, बट फिर फॉल करेगी विद जीरो एक्सेलरेशन। उस टाइम पे फॉल तो करेगी विद द जीरो एक्सेलरेशन। तो बेटा 6 पाई ईटा आर इंटू द टर्मिनल वेलोसिटी गिवन बाय mg, है ना। चलिए भाई 6 पाई 3.14। बेटा ये कहानी फिर से इन्होंने पॉइज में दे दी है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जैसे पहले वाले केस में किया था। तो इट इज 1.8 इंटू, बेटा 10 की पावर -4 है, मैं ऐसे ही में कन्वर्ट करूं, माइनस का 5 लगा दो इसको, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द रेडियस, सो साहब द रेडियस इज गिवन टू बी 0.02 सेंटीमीटर, तो 0.02 इंटू 10 की पावर -2 मीटर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी तो मुझे निकालनी है। व्हाट शुड बी द मास, मास कैसे निकाले इसका, मास कैसे निकाले इसका। क्या इसका रेडियस दे रखा है आप लोगों को, बिल्कुल दे रखा है सर रेडियस इसका। भाई मास निकालना है तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करना पड़ेगा, है ना। तो सर एक काम करो ना, रेडियस को काट ही देंगे ना, तो रेडियस को थोड़ी देर ऐसे लिख दीजिए और यहां पे टर्मिनल वेलोसिटी, मास को लिखते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम बोले तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। मास को लिखते हैं बेटा डेंसिटी, देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया मास बोले तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, खत्म बात। भाई रेडियस से एक रेडियस मर गया तो यहां स्क्वायर आ जाएगा। मक्कारी कर ले थोड़ी सी, चलो छोड़ो यार क्यों इतना करें। 8 6 48 110 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -5 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 ले लिया साहब इंटू, ठीक है भाई mg में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आएगा यहां पे। भाई m किसका, लिक्विड ड्रॉप का,
m किसका है, m इज फॉर दिस ड्रॉप किसकी, पानी की, तो पानी की डेंसिटी 4/3 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है बेटा 0.02, तो 0.02 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इंटू जी का वैल्यू 10। चलिए भाई बेहतरीन, देखो जरा कुछ कट जाए तो मजा ही आ जाए, जैसे कि 3.14 से 3.14 निपट गया, वैसे ही कुछ और भी कट जाता तो मजा आ जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, है ना। ये एक बना 8 5 48 6 48 होता है, 110.8 आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज, अगले पेज पे चलते हैं, वहीं पे सॉल्व करेंगे इसको बढ़िया तरीके से। तो 10.8 इंटू 10⁻⁻5, 10.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू टर्मिनल वेलोसिटी इक्वल्स टू 1000 मल्टीप्लाई बाय द 4/3 इंटू 0.02 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट किया, इसका स्क्वायर किया और g का वैल्यू 10 लगा दिया। सो द टर्मिनल वेलोसिटी गिवन बाय कितना हो जाएगा बेटा, ये 4000 डिवाइड बाय 3 इंटू 10.8 इंटू 10⁻⁻5। ऊपर कहानी में यहां पे क्या चल रहा था, इसको सॉल्व करा अपॉन में 100, 4 इंटू 10⁻⁻8। सोचो ना कैसे सर, ये देखो पॉइंट हटाया तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻8, 4/3 हो चुका है, इंटू यहां पे 10 लगा दिया, माइनस का 5 ऊपर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी बनेगा 4 4 16,000 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 8 3 24 3 1 3, तो 32.4 इंटू 10⁻⁻5। भाई काम बहुत आसान हो जाएगा अगर 32.4 को 32 लिख लिया तो। 32.4 को अगर आपने 32 लिख लिया तो 16 2 32 डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें, ये बन जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाय, बेटा थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लूं, 32.4 है, देखो ना 10.8 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8 3 24 एंड 3 1 3 32.4। 32.4 को मैंने 32 लिख लिया और यहां पे 10⁻⁻5 लगा दिया, तो ये 16 2 32 होते हैं, ये माइनस का 5 ऊपर जाएगा, प्लस का 5, तो 10/2 यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द टर्मिनल वेलोसिटी। सो 5 मीटर पर सेकेंड की कहानी बन सकती है यहां पे। तो ये हमारा राउंड ऑफ है बेटा, क्योंकि हमने देखो यहां पे क्या किया था 32.4 को 32 लिख दिया था, तो नो डाउट डिनोमिनेटर की वैल्यू को कम करने से ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाती है, तो ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो हमारी कंपैरेटिवली 5 से कम होनी चाहिए, यानी कि 4.7 4.8 मीटर पर सेकंड की होगी। 4.7 या फिर 4.8 मीटर पर सेकंड की कहानी चला सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 31। आई होप अभी आपको बात समझ आ रही है कि क्या कर रहे हैं हम लोग, कैलकुलेशन को कैसे आसान करना है वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं साथ बाय साथ, तो आई थिंक वो भी आपको क्लियर हो रही होगी। तो देखो जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। किया नोट सभी ने पक्का, ये सारी बातें लिखी, इधर आओ भाई साहब, ये सारी चीजें भी लिख लो यार। डन, पक्का, वेरी गुड। चलिए भाई, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, वाटर फ्लोज एट अ स्पीड ऑफ 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड थ्रू अ ट्यूब ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। Coefficient of viscosity of water at the room temperature is 0.01 poise. Calculate the Reynolds number. Is it a steady flow? अब आपको पता होना चाहिए कि 1000 से कम पे वो स्टेडी फ्लो होता है, फिर उससे ज्यादा हो जाता है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है ना, पता है ये सारी कहानी। सो आपको रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के बाद आपको ये भी बताना है क्या वो स्टेडी फ्लो है कि नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाला ट्राई करो, ये कुछ अलग है। रेनॉल्ड्स नंबर की कहानी बताई थी मैंने लास्ट टाइम तुम लोगों को, शायद रेनॉल्ड्स नंबर की कहानी लास्ट टाइम बता चुका हूं मैं तुम लोगों को। क्या आंसर बनेगा इसका? सोचो जरा। पहली बात तो सर रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला ही भूल गए हम लोग। तो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता था रो वी डी बाय ईटा, वेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v इज द वेलोसिटी एंड d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब, है ना। d इज द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। लेकिन साहब इस बार तो रेडियस दे रखा है, तो कोई बात नहीं, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस कर देंगे। लेट्स सॉल्व इट पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी पता है अपने को। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज 1000
वेलोसिटी बेटा 6 सेंटीमीटर है, तो मैं तो बोलता हूं इसको 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड लिखिए। 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 इंटू बेटा डायमीटर है बेटा यहां पे तो, लेकिन हमें तो रेडियस दे रखा है, तो भाई डायमीटर इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, सो 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 मीटर, क्योंकि रेडियस था 1 सेंटीमीटर, सो डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। What about the coefficient of viscosity? 0.01 poise, लेकिन मैं कहता हूं इसको 0.01 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, कन्वर्जन वाली बातें हैं सारी। सो द रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय, ये तो 1000 और यहां पे 6 टू 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा कितना 10 की पावर माइनस का 3। ठीक है अब सुनो, ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा, प्लस का 3 कहलाएगा, माइनस का 3 सुनो ना, ये पॉइंट हटाया तो 2 0, ओके सॉरी, प्लस का 3 हो जाएगा है ना। अच्छा ओके ठीक है, सॉल्व किया, ये बन जाएगा माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस का 3, तो बनेगा ये 120। देखो ना, प्लस का 3 माइनस का 1 इंटू 1 कट गया 100 और इंटू 20, आई थिंक 120 नहीं 1200 बनेगा शायद, सही है ना। 3 2 5 और ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा 6 में से 4 के 2, हाँ तो 1200 तो बनेगा इसमें। तो भाई क्या आपका आंसर भी 1200 आ रहा है? क्या आपका आंसर भी 1200 आ रहा है? और अगर 1200 आ रहा है तो किस प्रकार का ये फ्लो है वो बताओ बाप। सोचा कुछ? अरे यार एक बार बताओ, क्या 2000 से ज्यादा होने पे टर्बुलेंट था? मैंने बोला था अगर आपका रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 2000 हो जाता है तो फ्लो किस टाइप का है? टर्बुलेंट फ्लो। और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू अगर 2000 से कम है तो होता था स्टेडी फ्लो। तो कैसा है यहां पे वैल्यू? क्या ये 2000 से कम है? बिल्कुल सब, दिस वैल्यू इज लेस देन 2000, दैट्स व्हाई द फ्लो हियर इज अ स्टेडी फ्लो। किस प्रकार का फ्लो हो जाएगा? स्टेडी फ्लो हो जाएगा। शायद आपको बातें समझ आती है ना। तो रेनॉल्ड्स नंबर के आधार पे आप फ्लो को बता सकते थे और यही है कहानी फ्लो की। सो क्लियर रहेगी पिक्चर? सभी को छाप लो, छाप लीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। किया नोट सभी ने? पक्का? बढ़िया, शानदार। चलिए भाई, तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 समाप्त हुआ और इसी के साथ समाप्त हुआ हमारा ये चैप्टर सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, आशा करता हूं कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया, स्ट्रेन के बारे में समझाया, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, उनके ग्राफ, फिर मैं आपको सरफेस टेंशन पे लेके आया, मैं आपको कैपिलैरिटी के बारे में बताया, मैंने आपको कांटेक्ट एंगल के बारे में बताया, सरफेस टेंशन क्यों होता है ये भी समझाया था मैंने, है ना। फिर इसके अलावा वो आपको सरफेस टेंशन के बारे में समझाया, कांटेक्ट एंगल बता दिया, सारी चीजें मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हुई है। ये सारी चीजें जानने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में ऑल्दो आपको लास्ट चैप्टर में ही बता चुका था, लेकिन ठीक है उसका एप्लीकेशन यहां पे है तो हमने उसको भी सॉल्व किया, है ना। कुछ चीजें जो मैंने आपको यहां इस चैप्टर में बताई, उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी और जो सवाल यहां पे कराए गए हैं वो भी आपको बढ़िया तरीके से समझ आए होंगे। ठीक है, और अगर ये सारी चीजें बढ़िया चल रही है तो बहुत परफेक्ट है बेटा आप लोगों के लिए। समझ लो कि अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आप कैपेबल हैं कि आप अपनी जेईई एग्जाम को बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई नीट एस्पिरेंट्स को मैं थोड़ा मना करूंगा कि तुम लोग मत करो, तुम लोग भी करो भाई। अल्टीमेटली फिजिक्स के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना, दिस इज द नेसेसिटी, और सबसे जरूरी भी यही है अपने लिए। ठीक है, तो हमेशा मैं यही कहता हूं फिजिक्स में कि क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है, तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। कैलकुलेशन में मैं यहाँ पे मक्कारी करना सिखाता हूं, लेकिन वो मक्कारी आप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ही बात करना। अगर आप स्कूल एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे ऐसी हरकतें बिल्कुल मत करना, वहां पे कंप्लीट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा जी। और अगले सेशन से हम शुरू करेंगे हमारा एक नया चैप्टर, तो क्या होगा वो अगेन इट्स अ सरप्राइज फॉर यू। मोस्ट ऑफ द टाइम अगला चैप्टर ही होता है, बट ठीक है चलो भाई देखेंगे क्या कहानी है। तो उसके क्विक रिवीजन, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2, शॉर्ट आंसर्स, और फिर फाइनली एक्सरसाइज तक हम कहानी को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए भाई, कोई समस्या हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, सो दैट हम कोशिश करें कि वहां पे उसके समस्या का समाधान आपको दे दिया जाए। राइट, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।